हेलो एवरीवन, कोडेश एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जैसा कि अपन मध्य प्रदेश के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं? एक लेक्चर में अपनों ने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और मध्य प्रदेश के गठन के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अपनों ने कल वाले लेक्चर में जो है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में डिस्कस करा। आज हम मध्य प्रदेश के जो है भौतिक विभाजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हो तो आप जो है अपने YouTube कोडेश एकेडमी की YouTube चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। इसके अलावा जो है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, जिसमें जो है सीरीज वाइज लगभग सारे लेक्चर आपके डले हुए हैं। अपना मेन टारगेट रहेगा जहाँ से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को कवर करना, ताकि जिन जिन टॉपिकों से अपना प्रश्न आएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है, 65 से 70 डेज बचे हैं और सिलेबस बहुत बड़ा है। तो बेसिकली आपको उन्हीं टॉपिकों के ऊपर ज़्यादा डिस्कस करना रहेगा जिन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न आने की जो है संभावना रहती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जो है भौगोलिक विभाजन। तो मध्य प्रदेश को जो है फिजियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया ने मुख्यतः जो है 3 बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है। बेसिकली इनको कहीं कहीं जो है 9 भौगोलिक क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। इन 9 भौगोलिक क्षेत्र बेसिकली कब मिलते हैं? जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब जो है 9 भौगोलिक क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया था। पर जैसे ही जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो 2 क्षेत्र कहाँ चले गए? 2 क्षेत्र छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में चले गए। तो मध्य प्रदेश में कितने बचे? 7 जो है भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इन 7 भौगोलिक क्षेत्रों को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 कौन कौन से? एक भाग में हो जाएगा अपना मध्य उच्च प्रदेश, एक में हो जाएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और एक हो जाएगा अपना कौन सा जो है पूर्वी पठार। ये पूर्वी पठार देखो, यहां देख सकते हो आप कौन से मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार। जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको जो है 5 छोटे छोटे उपविभागों में विभाजित किया गया है। जो मध्य उच्च प्रदेश है इसको कितने 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत शामिल होते हैं मध्य भारत का पठार, ठीक है, उसके बाद कौन सा अपना मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र शामिल होता है। सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी, इसके अंतर्गत जो सतपुड़ा पर्वत वाला रीजन है उसको शामिल किया जाता है। और जो अपना पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार के अंतर्गत किसको? बघेलखंड को जो है बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। ठीक, इसी स्लाइड से आपके प्रश्न बनने की संभावना भी ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश को जो है कितने भौगोलिक भागों में जो विभाजित किया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7 आंसर होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बघेलखंड का पठार, क्योंकि ये पूरे जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन की केवल 7% क्षेत्र पर जो है विस्तृत देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर पूछ ले कोई कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन है, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? बघेलखंड का पठार होना चाहिए। तो अब एक एक करके अपन इन सभी के ऊपर जो है डिस्कस कर लेते हैं। कौन से? पहले जैसे मध्य भारत का पठार क्या होता है, इसके अंतर्गत अपने क्या क्या जो है डायमेंशंस होंगे उनके ऊपर देख लो। सबसे पहले अपन समझेंगे कि इस पठार का निर्माण कैसे हुआ, ये पूरे मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ, इसके अंतर्गत कौन सी नदियां शामिल होती है, इसकी जलवायु कौन सी होती है, इसकी यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, ये देख लेंगे। इसमें कौन कौन से जो है पर्यटन स्थल, उद्योग, इनके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ऐसे करके अपन पूरा जो है एक एक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पढ़ने का आपके 2 फायदे। एक तो यहाँ से जो है हमेशा मेंस में एक प्रश्न आता है यहाँ से, जैसे हर बार से 2020 वाले मेंस के एग्जाम में और 2021 वाले मेंस के एग्जाम में मालवा के पठार से हमेशा दोनों बार जो है मालवा के पठार से प्रश्न आया। क्या पूछा गया था 11 नंबर में? 11 नंबर में बहुत बड़ा प्रश्न आता है यहाँ से, 200 शब्दों वाला 11 नंबर में। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि मालवा की जो है पठार की भौगोलिक विशेषता बताइए। तो भौगोलिक विशेषताओं में आपको क्या क्या लिखना है ये भी अपन साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिससे आपका क्या प्री कम मेंस होता चले। क्योंकि ये वाला टॉपिक जो यहाँ से हमेशा, एक तो आपके प्रीलिम्स में 1 से 2 प्रश्न आने की यहाँ से संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा एक मेंस में 11 नंबर का जो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना यहाँ से रहती है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका प्री और मेंस में कुल मिला के 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से 3 मार्कर बनने की संभावना रहती है। कुल मिला के ओवरऑल देखोगे तो 20 से 25 नंबर का वेटेज रखता है ये वाला टॉपिक अपना, ठीक है। और अगर इसको आपने सही तरीके से समझ लिया तो आगे जो जो लेक्चर अपन देखते जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे,
ठीक है, आगे और भी जो विभाजन देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूंगा कि जैसे मध्य उच्च प्रदेश, तो आपको पहले से पता होगा कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदियां जाती है, तो फिर आपको बस जो है मैप में ड्रॉ करना ही रहेगा और उसका जो है कहाँ से उद्गम होता है यही देखना रहेगा। झीलें वगैरह आपकी इसी दौरान जो है सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है अपना भौगोलिक, जैसे मैप में देख लो कि कहाँ कहाँ जो है भौगोलिक विभाजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या देखा था अपनों ने, मध्य उच्च प्रदेश देखा था। मध्य उच्च प्रदेश का जो रीजन है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये अगर मैप में आप देखोगे तो पूरा ये इतना इतना क्षेत्र जो है ये वाला, ये पूरा किसका, मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। ये जो है बघेलखंड का पठार, ये अपनों ने देखा किसके अंतर्गत शामिल होता है, पूर्वी पठार के अंतर्गत शामिल होता है। इसी टाइप से जो अपनों ने एक और विभाजन क्या देखा था, सतपुड़ा मेकल श्रेणी देखा था, तो ये वाला रीजन जो है पूरा किसके अंतर्गत शामिल होता है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत शामिल होता है। तो मैप में आपने देख लिया तीनों श्रेणियां। अब जो है इसके ऊपर देख ले तो मध्य उच्च प्रदेश के ऊपर देख लेते कि मध्य उच्च प्रदेश में जो अपनों ने भौगोलिक विभाजन देखा था उसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ आता है। तो सबसे पहला अपनों ने क्या देखा था, मध्य भारत का पठार देखा था। तो मध्य भारत का पठार की अगर बात करें तो जो मध्य भारत का पठार आपके इस वाले रीजन में देखने को मिलता है, ये जो है ना, ये कुछ कुछ क्षेत्र इसका नीमच वाला क्षेत्र, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको जो क्या देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे पूरे मध्य प्रदेश में तो इसमें सबसे बड़ा जो है भौतिक विभाजन कौन सा नजर आ रहा है आपको, मालवा का पठार देखो इसमें। तो यही प्रश्न आ जाएगा कि मध्य प्रदेश निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, तो उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, मालवा का पठार। अपने दो प्रश्न कवर हो चुके हैं, एक तो अपनों ने देख लिया सबसे छोटा कहाँ है और दूसरा देख लिया अपनों ने सबसे बड़ा कहाँ है। तो इसके अंतर्गत कौन सा शामिल होगा अपना, मालवा का पठार, ये वाला रीजन जो है। ठीक है, अब तीसरा अगर बात करें अपन, तीसरा अपनों ने क्या देखा था, इसी के अंतर्गत मध्य भारत हो गया, मालवा का पठार। अब देख लेते हैं नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र जो है पूर्व से लेके लगभग जो कहाँ तक, पश्चिम तक जो है फैली हुई इस वाले रीजन में, लगभग बीच में। ठीक है, ये वाला रीजन। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है घाटी, घाटी मतलब नीचे, नीचे वाला क्षेत्र। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाजन में सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। इस टाइप के प्रश्न आपके प्रीलिम्स में जरूर आ जाएंगे, मेंस में भी आ सकते हैं 3 नंबर में, कि मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन में सबसे छोटा या सबसे निचला प्रदेश कौन सा है, ये पूछ लेगा सबसे छोटा। 3 नंबर में इसी टाइप से फैक्ट प्रश्न आजकल आयोग बनाने लग गया है। तो तीसरा भौगोलिक विभाजन कौन सा हो जाएगा अपना, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा की अगर बात करें तो चौथा अपनों ने क्या देखा था, बुंदेलखंड का पठार देखा था। तो बुंदेलखंड का पठार बेसिकली ये जो पूर्वी दतिया वगैरह जो है, शिवपुरी वाला रीजन वगैरह, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। और लगभग ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो क्या कहलाता है, बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। बुंदेलखंड के पठार में 15 से 16 जिले शामिल होते हैं। कुछ भाग इसमें उत्तर प्रदेश में चले जाता है, कुछ मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में कितने, 7 जिले इसके अंतर्गत शामिल देखने को मिलते हैं। जैसे देखोगे आप कौन सा, दतिया हो जाएगा, पूर्वी शिवपुरी हो जाएगा, टीकमगढ़ हो जाएगा, इस टाइप से जो है सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला रीजन क्या देखा था अपनों ने, पांचवा और अंतिम देखेंगे अपन। तो पांचवा था अपना रीवा पन्ना का पठार। कौन सा था, रीवा पन्ना का पठार। ये मध्य प्रदेश की मैप में कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला रीजन जो है क्या कहलाता है, रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, तो ये आपके जो है पूरा अपनों ने देख लिया। अब यहाँ से अगर मेंस में प्रश्न भी आ जाए कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझाइए, तो आपको कुछ नहीं करना रहेगा, एक बेसिकली इंट्रो देना पड़ेगा कि कितने भागों में डिवाइड किया गया, और बस ये मैप बना के आना पड़ेगा। इसी में जो आप जो है परसेंटेज इंडिकेट कर देना कि ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मालवा का पठार लगभग 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, बस इनके परसेंटेज लिख देना, आपका काम हो जाएगा। आपको लगभग 5 में से 3.5 नंबर मिलने की जो है यहाँ संभावना बन जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके जो है इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं मध्य भारत का पठार अपन। ठीक है, अगर मध्य भारत के पठार की अगर स्थिति देखोगे तो कहाँ देखने को मिल रहा है, मैप में अपना देख ही लिया, ये वाला जो रीजन है ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है,
तो देखो सबसे पहले इसकी स्थिति देख लो, हालांकि ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग में रख लो, क्योंकि सभी के जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको याद रखना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। बस ऐसे ही याद रख सकते हो कि ये जो 24 डिग्री 10 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट तक तथा कितना लगभग 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तारित देखने को मिलता है। बस आपके याद रखने की चीजें यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी। तो देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति कहाँ नजर आ रही है आपको? देखो जो ये मध्य भारत का पठार है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो पूरा मध्य भारत का पठार देखने को मिलता है। अब जो है इसके दक्षिण में क्या देखने को मिल रहा है? दक्षिण में मालवा का पठार देखने को मिल रहा है। ये दक्षिण मैप में हमेशा ध्यान रखना, ये मैप है अपना, ठीक है। तो इसके हमेशा ऊपर की ओर कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। नीचे की ओर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। इस साइड कौन सी दिशा होगी? पूर्व। और इस साइड कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। तो देखो ये मध्य भारत के पठार के दक्षिण में कौन सा देखने को मिल रहा है? मालवा का पठार देखने को मिल रहा है। इसके पूर्व में ये वाला चीज, ये वाला क्या देखा था अपने भौगोलिक विभाजन? बुंदेलखंड का। इसके पूर्व में क्या देखने को मिल रहा है? बुंदेलखंड का पठार देखने को मिल रहा है। ये इसका पश्चिम वाला क्षेत्र आ जाएगा। पश्चिम में इधर कौन सा रीजन आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान में अरावली वाला क्षेत्र। तो इसके पश्चिम में क्या देखने को मिल रहा है? अरावली रीजन। और इसके उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश वाला रीजन आ जाएगा। सामान्य पता ही होगा आपके उत्तर में जो है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश वाला रीजन इसके ऊपर में आ जाएगा। तो क्या है इसकी भौगोलिक स्थिति? देखो यहाँ समझ लो, मध्य भारत का पठार क्या है? मालवा पठार के जो है पूर्वोत्तर में। कैसे? अब ये या पूर्वोत्तर लिखो, इसने मालवा के परिप्रेक्ष्य में दे दिया। जैसे ये मालवा का पठार है, इसके कौन से? ये इस वाले रीजन में, पूर्व प्लस उत्तर में, तो पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सा? ये उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम में स्थित हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसके दक्षिण में क्या है? मालवा का पठार स्थित है, ये हो गया। उसके बाद क्या दे रखा? पश्चिम में इसके राजस्थान है। पश्चिम में क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और क्या दे रखा? उत्तर में जो यमुना, उत्तर में क्या? यमुना का मैदान, ये देखा, ये उत्तर में गंगा यमुना के मैदान के बेल्ट में ही पूरा उत्तर प्रदेश आता है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। पूर्व में क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। तो यही तो लिखा है यहाँ, देखो आप इसकी भौगोलिक स्थिति समझ गए आप क्या है? मालवा के पठार के पूर्वोत्तर में, इसके दक्षिण में जो है क्या दे रखा? मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना का मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, ये सभी अपनों ने देख लिया। अगर बात करें ये जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 10.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ। कितने क्षेत्रफल पर? 10.6। ये जो है डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला कितने? 10.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ मध्य भारत का पठार, ठीक है। इससे कल वाले लेक्चर में अपनों ने क्या देखा था? कल वाले लेक्चर में मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में अपनों ने डिस्कस करा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला मध्य भारत का पठार, इसमें बेसिकली अपनों ने जो है कौन सी कोटप्पा क्रम की चट्टानें देखी थी। कोटप्पा में कौन सी? ग्वालियर सीरीज की चट्टानें देखी थी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सी? यहाँ पे कोटप्पा क्रम की चट्टान है, ठीक है। इस वाले रीजन में जैसे आप देखोगे विंध्य क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। तो कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टान है। और जो कुछ क्षेत्र जो इसके अंतर्गत कौन सा? जैसे मालवा का पठार किससे अपनों ने देखा था? दक्कन ट्रेप की चट्टानों से मिला हुआ। तो कुछ जो क्षेत्र है ना, इसमें दक्कन ट्रेप की चट्टानों से भी क्या है? निर्माण हुआ है। तो बेसिकली क्या देखोगे, इसका जो है निर्माण कैसे हुआ है? तो कोटप्पा क्रम की चट्टानों, विंध्य क्रम की चट्टानों और दक्कन ट्रेप से इसका जो क्या है? निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाके आप देख लेना, तो आपको सारी चीजें उधर क्लियर हो जाए। क्योंकि कल वाले में अपनों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कराया कि कौन से चट्टानें कहाँ पाई जाती है, कितने क्षेत्र में विस्तारित है, कौन कौन से जो क्षेत्र जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, कौन सा खनिज पाया जाता है, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं उस वाले लेक्चर में, ठीक है। ये देख लिया अपनों ने। अब जैसे आप देखोगे कि ये जो यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती? चंबल नदी बेसिकली यहाँ की जो है प्रवाहित होती। तो इस क्षेत्र को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है जो मध्य भारत का पठार है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या? चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रख लो बस। इसको जो है चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। अब प्रश्न आ गया आपसे कि निम्न में से किस पठार को जो है चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए क्या? मध्य भारत का पठार होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी जो है आपसे पूछ सकते हैं। अब ये भी देख लिया अपनों ने जो कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ, कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो क्या है? 10.68% के अंतर्गत ये फैला हुआ है। तो ये भी अब सब अपनों ने देख लिया। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले जो है शामिल होते हैं।
इसके अंतर्गत जो है बेसिकली लोकेशन में देखा आप कैसे पूर्व प्लस उत्तर में है, ये देखने को मिलता है। तो जैसे अगर आपको जो है मध्य प्रदेश का मैप देखोगे, ठीक है, तो ये लगभग इस वाले रीजन में जो है पूरा। अब यहाँ कौन कौन से जिले हैं, यहाँ वाला नीमच, यहाँ मंदसौर, नीमच और मंदसौर का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। जैसे जो कंजाड़ा का पठार है ना अपना यहाँ, उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा जो है कुछ ग्वालियर वाला क्षेत्र, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, श्योपुर, मुरैना, ये भिंड, ये वाला रीजन जो है इसके अंतर्गत शामिल हुआ करता है। ठीक है, बेसिकली जहां जहां से चंबल नदी जाती है ना, वहाँ वो क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। देखो क्या लिखा है इसके अंतर्गत, ये जो है यहाँ पे शिवपुरी का जो है कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा इसके अंतर्गत शामिल होता है। देखो शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, फिर मंदसौर और नीमच का ऊपरी भाग तथा गुना का जो है पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो कौन कौन से जिले हो गए अपने, देखो सबसे पहला जो है नीमच और मंदसौर का कौन सा, कुछ उत्तरी क्षेत्र शामिल होता है। उसके बाद अपनों ने क्या देखा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, पूर्वी शिवपुरी का क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, और जो है पूर्वी जो है कुछ पश्चिमी गुना इसके अंतर्गत शामिल हो जाए, पश्चिमी शिवपुरी और पश्चिमी गुना इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो ये जिले अपनों ने देख लिए कि कौन कौन से जो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब देखते हैं इसकी जलवायु कौन सी पाई जाती। तो यहाँ पे देखने को मिलती महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती। कौन सी पाई जाती, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है कि यहाँ ठंड में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और गर्मी में जो है क्या पड़ेगी, सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी। अब बेसिकली महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है, सबसे पहला प्रश्न तो वही आता है। तो आप देखोगे कि ये जो पूरा रीजन है अपना, तो ये पूरा रीजन जो है भूमि से घिरा हुआ है। किससे, इसके आसपास कहीं समुद्र वगैरह कुछ देखने को मिलेगा आपको, नहीं दिखेगा। जो भूमि से घिरा होने के कारण जो है यहाँ बेसिकली कौन सी जलवायु पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देख लो यहाँ जलवायु कौन सी पाई जाती है, यहाँ जलवायु पाई जाती है महाद्वीपीय प्रकार की, जिसमें क्या होता है गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड में क्या पड़ती, अधिक ठंड। गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये अपने क्लियर हो गया। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, ठंड में अधिक ठंड पड़ती है, गर्मी में अधिक गर्म पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत सबसे गर्म स्थान भी कहाँ होगा, इसी के अंतर्गत शामिल होगा। सबसे ठंडा स्थान भी क्या हुआ, इसी के अंतर्गत शामिल होगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान किसको कंसीडर करते हैं, शिवपुरी को करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा, इस टाइप के प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं। तो क्या हो गया आपका आंसर, क्या होना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए शिवपुरी। ठीक है, अब शिवपुरी जैसे देखा हुआ कि जो अपन जैसे रियासतें पढ़ेंगे उस टाइम पे आप देखोगे कि जो सिंधिया रियासत के बहुत सारे बाद के जो शासक हुए कालांतर में कहाँ लंदन वगैरह पढ़ के आए, उनका जो है पूरा लालन पालन वगैरह जो पूरा बाल्यकाल हो गया, पूरी जवानी वही निकली लंदन में, तो वो उसी क्लाइमेट के अनुसार जो है ढल चुके थे। तो अब यहाँ अगर देखो ग्वालियर में आएंगे तो ग्वालियर में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। तो बेसिकली इसके लिए क्या करते थे, वो अपनी शीतकालीन जो राजधानी सिंधिया शासक जो क्या करेंगे, अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बना देंगे, शिवपुरी बना देंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन में जो है ठंडा स्थान होता है। अगर ग्वालियर वगैरह में देखोगे महाद्वीपीय जलवायु, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब ये कहाँ पले बड़े, ब्रिटेन वाले रीजन में पले बड़े, तो इनको यहाँ रहना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या करते थे, अपने जो ग्रीष्म काल में राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, शिवपुरी को कर देते। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको फैक्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सिंधिया शासकों की क्या थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिवपुरी। तो इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन कौन सी यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख नदियों के ऊपर डिस्कस कर लेते। कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ पाई जाती, तो यहाँ मुख्य रूप से जो है चंबल नदी पाई जाती है। कौन सी, चंबल नदी। अब चंबल नदी तो उसके अंतर्गत जो उसकी जो सहायक नदियां है ना, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। जैसे चंबल की सहायक नदियां कौन सी अपनी हो जाएगी, शिप्रा हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, पार्वती हो जाएगी, ठीक है, सीप नदी हो जाएगी, उसके बाद कौन सी शीप नदी हो जाएगी, कुंवारी नदी हो जाएगी। ये सभी क्या हो जाएगी, यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख नदियां हो जाएगी। तो आप क्या याद रखोगे, कौन कौन सी है, चंबल प्रमुख नदी, ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन सी, काली सिंध नदी, शिप्रा नदी, पार्वती नदी, कुनो नदी, कुनो पालेलपुर अभ्यारण्य पता ही होगा, वहां से कुनो नदी निकलती है। तो श्योपुर वाला रीजन इसके अंदर शामिल है, तो बेसिकली कौन सी नदी भी शामिल होगी, कुनो नदी, सीप नदी, कुंवारी नदी और आसन नदी।
ये 4-5 नाम याद रख लेना आप, तो यहीं से प्रश्न बन जाएंगे। मेंस में अगर आपसे पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा भौगोलिक विभाजन में, ठीक है, भौतिक विशेषताओं। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले ये समझ लो। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या होती है, बहुत सारा गाद वगैरह जो है अपरदन करते हुए ले जाती। अब सब कुछ गाद ले जाएगी तो इतना बहा के तो नहीं ले जाएगी, कहीं कहीं डिपॉजिट करेगी। तो जहां वो मिट्टी वगैरह डिपॉजिट करती, वहां कौन सी मिट्टी बन जाती है अपनी? जलोढ़ मिट्टी बन जाती। तो इस वाले रीजन में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? तो आप क्या बोलोगे? जलोढ़ मिट्टी है सर। लगभग ये मध्य प्रदेश की 3% क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित से जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मध्य भारत का पठार यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये 10.68% क्षेत्रफल पर फैला हुआ। जिले देख लिए, जलवायु देख ली, नदियां देख ली, मिट्टी देख ली। अब देखते हैं वर्षा। अब महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो महाद्वीपीय जलवायु की एक विशेषता ये भी होती है कि यहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है। तो यहाँ वर्षा कितनी, आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जो मध्य भारत के पठार में लगभग 75 सेंटीमीटर। ये प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भिंड में होती है कितनी? 55 सेंटीमीटर। ये प्रश्न आ चुका है अपने प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा कंपैरिजन में मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों से क्या होती, कम होती। लगभग 75 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे क्या होती, कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भिंड में होती है सर। कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। अब तापमान, तो तापमान अपन देख ही चुके हैं, क्या है, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी, जो है ठंड में अधिक ठंड पड़ेगी। तो गर्मी में ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर कंपैरिजन 44-45 डिग्री के आसपास तो चली जाएगा। तो कितना होता है? 40 से 45 डिग्री के आसपास क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम चला जाता है, ठीक है। इसी टाइप से जो सर्दियों में कितना टेम्परेचर होता है, तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15 से 18 डिग्री जो है सेल्सियस यहाँ पे जो है शीतकाल में टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब बात करेंगे जैसे कि वन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद तो वर्षा कम होगी तो वन कैसे होंगे? अब कम होंगे, ठीक है, कम होंगे। साथ में कैसे होंगे? कटीले वन होंगे। कटीले क्यों होंगे? क्योंकि जैसे पानी कम गिर रहा है तो वाष्पोत्सर्जन को जो है कम करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने जो स्ट्रोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको क्या करेंगे, कांटों में रूपांतरित कर लेंगे। तो यहाँ कौन से वन देखने को मिलेंगे? कटीले वन देखने को मिलेंगे। तो ये देखो आप, ठीक है। तो यहाँ क्या वन देखो, तो वन कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से शामिल होते हैं? जैसे अगर बात करोगे इसके अंदर, जैसे बबूल हो गया, अपना खेर हो गया, महुआ हो गया, ऐसे वृक्ष शामिल होंगे जिनमें जो है पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती, कम होती। तो ये वाले जो पौधे हैं ना, जैसे बबूल हो गया, महुआ, खेर हो गया, इनमें जो पानी कंपैरिजन में बहुत कम लगता है, इसलिए जो इस टाइप की वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। फसलें, तो फसलें भी कैसी उगाई जाएगी? फसलें भी ऐसी उगाई जाएगी जिनमें कंपेरिजन में जो फसल में सिंचाई करने में जो है कम पानी की आवश्यकता हो, ठीक है। इस टाइप की फसलें उगाई जाएगी। जैसे अगर बात करोगे तो कौन सी? सरसों यहाँ की जो है प्रमुख फसल देखने को मिलती है। इसको जो है सरसों का उत्पादन अधिक होने के कारण इसको जो है सरसों की हांडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी। सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें होती? जैसे ज्वार होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है। इस टाइप की जो फसलें यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे खनिज की, तो खनिज बेसिकली कंपैरिजन में बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि अपनों ने जो है भूगर्भिक संरचना में देखा था, कौन सी? ग्वालियर सीरीज के रूप में देखा था। तो ग्वालियर सीरीज में क्या देखने को मिलता है? चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर जैसी जो है खनिज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ जो है बहुमूल्य खनिजों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये अपन देख चुके हैं कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है उसमें जो ग्वालियर सीरीज होती है उसमें बेसिकली चीनी मिट्टी और चूना पत्थर जैसे खनिज ही पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिजों का यहाँ देखने को मिलता है, अभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे अपन उद्योग, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? जिले देख लिए अपनों ने, मिट्टी, वर्षा, तापमान, वन, फसलें देख ली, खनिज देख ली। अब उद्योग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उद्योग बेसिकली देखोगे यहाँ पे औद्योगिक रीजन, जैसे कि बानमोर, मुरैना वाला रीजन, क्या पाया जाता है? चूना पत्थर देखने को मिलता है। तो सीमेंट उद्योग देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि चूना पत्थर की जो सीमेंट उद्योग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? चूना पत्थर
तो चूना पत्थर, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, बानमोर मुरैना वाला रीजन है, वहां पर सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से जो डबरा, यहाँ पे साइकिल के उद्योग। ठीक है, इसे खेर का वृक्ष पाया जाता है। कौन सा, खेर का। तो खेर से बेसिकली क्या निकलता है, कत्था निकलता है, जो पान वगैरह में यूज होता है। तो क्या लिखा हुआ है, खेर से लकड़ी और कत्था बनाने के उद्योग में देखने को मिलेंगे शिवपुरी में। यही देखो आप, जैसी फसलें, जैसे वन, जैसी वर्षा होगी ना, उसी टाइप से जैसे खनिज होंगे, उसी से रिलेटेड यहाँ उद्योग देखने को मिलेंगे। जैसे कि चूना पत्थर की अधिकता है, तो बानमोर मुरैना में क्या देखने को मिलेगी, सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलेगी। इसी टाइप से जैसे खेर से कत्था बनाने का उद्योग देखने को मिल गया। क्यों देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपको पढ़ना ऐसे ही है, क्योंकि ओवरऑल अपन देख चुके हैं। अगर आपसे प्रश्न नहीं भी बने ना हुआ, तो भी ऐसा एक जनरल आइडिया लगा के आप वहाँ प्रश्न सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया ग्वालियर का डबरा वाला क्षेत्र हो गया, वो देखने को मिलेगा। भिंड का जो मालनपुर रीजन औद्योगिक केंद्र है, ये यहाँ का प्रमुख देखने को मिलता है। कपास की खेती होती है, तो कुछ सूती कपड़ा मिले ग्वालियर में देखने को मिली, एक दो ये। ठीक है, गन्ने की कृषि होती है, तो कौन से, शक्कर मिले देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप से जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बबूल वगैरह होते हैं, तो फर्नीचर उद्योग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, माचिस, दिया सलाई बनाने का कारखाना कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो ये सब देख चुके अपन के कौन कौन से होते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। फैक्ट बेस ही डाटा इसमें, देखो एक बार और देख लेते हैं इसको। सरसों की हांडी किसको कहा जाता है, मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। उद्योग, ठीक है, भिंड का मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग कहाँ का, ग्वालियर का। शक्कर उद्योग हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कौन सा, कोई डबरा औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। मुरैना, केलारस मुरैना। खेर से लकड़ी और कत्था बनाने का कारखाना कहाँ देखने को मिलेगा, शिवपुरी में देखने को मिलेगा। बानमोर मुरैना में क्या देखने को मिलेगा, सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। फर्नीचर उद्योग शिवपुर में। दिया सलाई बनाने का कारखाना कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ के पर्यटन के ऊपर देख लेते हैं कि पर्यटन कौन कौन सा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर पर्यटन की बात करें, तो यहाँ पे कौन कौन से, आपको पता है ये 2 नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन से, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कुनो पालनपुर नेशनल पार्क। तो ये जो है प्राकृतिक पर्यटन स्थल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे किले भी देखने को मिलेंगे, जैसे दतिया का किला देखने को मिलेगा, ग्वालियर के किले देखने को मिलेंगे, ग्वालियर में जो धार्मिक पर्यटन स्थल। उसके बाद देखो मितावली का जो है मंदिर देखने को, धार्मिक पर्यटन में कौन सा, मितावली का जो मंदिर देखने को मिलेगा, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा शिवपुरी का अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, ग्वालियर के दुर्ग और किले। ठीक है, ग्वालियर का जो है सूर्य मंदिर, जय विलास महल ग्वालियर में देखने को मिलेगा, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ठीक है, भिंड का किला देखने को मिलेगा अटेर भिंड में। उसी टाइप से कौन सा, चंबल राष्ट्रीय उद्यान मुरैना में, मितावली मुरैना में, 64 योगिनी मंदिर, सांस बहु मंदिर, तेलिका मंदिर और हिंडोला द्वार यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन कौन से हो गए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके अलावा कौन सा, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, चंबल घड़ियाल केंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा, घाटी गांव अभ्यारण्य हो जाएगा, ग्वालियर के दुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, ग्वालियर में कौन सा है, सास बहू का मंदिर देखने को मिलेगा। जय विलास महल कहाँ देखने को मिलता है, ग्वालियर में देखने को मिलता है। मितावली का जो है 64 योगिनी मंदिर कहाँ देखने को मिलता है, पुरानी संसद भवन का डिजाइन जो है इसी से प्रेरित था, मितावली के 64 योगिनी मंदिर से। ठीक है, इसके अलावा कौन सा, सांस बहु मंदिर ग्वालियर में देखने को मिलता है। इसके अलावा कौन सा, हिंडोला द्वार देखने को मिलता है। जब अपन कल्चर वाला क्षेत्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन महल, किले वगैरह सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये भी देख लेंगे कि जैसे सांस बहु मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने करवाया, कब निर्माण हुआ। ठीक है, जय विलास महल पढ़ेंगे, तो इसकी किसने निर्माण कराया, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, इसके जो है मेन जो है इंजीनियर कौन थे इसको डिजाइन करने वाले, इन सभी के ऊपर जो अपन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि अभी यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल है। ये जैसे अब जब हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, तब एक एक करके सारे राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अपन जो है सारे अभ्यारण्यों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जो लगभग उत्तरी क्षेत्र है, इसमें एक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती कौन सी, सहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी, इस वाले रीजन जो है, इस वाले रीजन में यहाँ पाई जाती कौन सी, सहरिया जनजाति। पिछले वाले पेपर में प्रश्न आया था, खूटिया पटेल संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो जो है यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती, सहरिया जनजाति पाई जाती। अब जब सहरिया जनजाति यहाँ पाई जाती, तो इससे संबंधित जो संग्रहालय होगा वो कहाँ होगा, यही होगा। तो सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ है, श्योपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ये श्योपुर वाला रीजन यहाँ पे। तो प्रश्न आ जाएगा कि सहरिया जनजाति संग्रहालय निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में दे दिया आपसे श्योपुर, नीमच दे दिया, उसके बाद दे दिया आपसे भोपाल दे दिया, या जबलपुर दे दिया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए,
श्योपुर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके आ सकते हैं। अगर जनजातीय संग्रहालय भोपाल का पूछ सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि सहरिया जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ठीक है, अब इसके कुछ उप विभाजन देखने को मिलते हैं। उप विभाजन से मतलब क्या होता है कि जो है इसके अंतर्गत जैसे पूरा भौगोलिक क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार, इसके अंतर्गत भी छोटे छोटे जो है पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हें जो है उप विभाजन या उप पठार के रूप में जाना जाता है। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, शिवपुरी का पठार हो जाएगा, लश्कर का पठार हो जाएगा, इसके अलावा कंजेड़ा का पठार हो जाएगा, ग्वालियर का पठार हो जाएगा। ठीक है, कंजेड़ा का पठार, मुरैना का पठार, कौन कौन से हो जाएंगे, शिवपुरी का पठार, लश्कर का मैदान ये ग्वालियर में, ग्वालियर का पठार, नीमच और कंजेड़ा का पठार और मुरैना का पठार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर मैप में देखिए अपन इसको तो कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन शामिल होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे ये पूरा मध्य ये वाला रीजन, ठीक है, अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ देखने को मिलेगा कौन सा, कंजेड़ा का पठार। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मुरैना का पठार। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्वालियर का पठार। शिवपुरी यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, शिवपुरी का पठार। ठीक है, तो इस टाइप से मैप में भी ड्रॉ करके देख लिया कि कौन कौन से कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। लश्कर का मैदान भी कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। तो कौन से हो गए, शिवपुरी का पठार, ग्वालियर का पठार, लश्कर का मैदान, मुरैना का पठार, कंजेड़ा का पठार। ये सभी इसके अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, उप विभाजन के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो जो है एक एक करके अपनों ने लगभग सारे इसके डायमेंशन के ऊपर डिस्कस कर लिया। अगर प्रश्न आए कि मध्य भारत के पठार की जो है भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताइए, तो किसी भी जो है प्रदेश की अगर भौगोलिक विशेषता आपसे पूछे तो उसमें जो है आपको 4-5-6 चीजें जो है हमेशा याद रखनी है। ये जो है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काम का आ जाएगा इधर कि कौन कौन से जो है आपको चीजें लिखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे पूछा कि मध्य भारत के पठार की भौगोलिक विशेषता है, पठार की जो है भौगोलिक विशेषता अगर मेंस में जो है 11 नंबर में आ गया प्रश्न, तो आपको किन किन पॉइंट्स को जो है प्रायोरिटी देनी है। तो इस टाइप के, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उसका निर्माण लिखना पड़ेगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये लिख लेंगे। दूसरा आप देखेंगे इसमें कौन कौन से क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, कितने के क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, जैसे ये कितने क्षेत्रफल पर, 10.68% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपको अक्षांशीय देशांतरी विस्तार याद रह जाता है तो वो लिख सकते हो आप इसके अंदर। इसके अंतर्गत आप लिखना पड़ेगा जलवायु यहाँ की, कौन सी जलवायु पाई जाती है। भौगोलिक विशेषता है तो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप यहाँ पे वन लिख सकते हो इसके अंतर्गत, हाँ वर्षा लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, वर्षा लिखेंगे। ठीक है, मिट्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, कौन सी मिट्टी पाई जाती। ठीक है, और कौन से लिख सकते हैं, मिनरल्स लिख सकते हैं, खनिज लिख सकते हैं। तो बेसिकली इन जो डायमेंशंस मैंने बताई, अगर इनके ऊपर आप डील करके आते हो तो आपको जो है नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना होगी। अगर आप में अगर यहाँ पे जिले वगैरह ये सब चीज़ें लिख रहे हो तो बेसिकली ये भौगोलिक विशेषताओं में नहीं आएगा। ये बेसिकली ये वाले पॉइंट्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, आएगा तो वो भी भौगोलिक विशेषता में, पर प्रायोरिटी आपको किन को देनी है, इन वाले टॉपिक्स को देनी है, ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। जो प्रश्न की एक्चुअल डिमांड है वो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे कहाँ बन सकते हैं, मेंस में बन सकते हैं। तो अपन क्या देख चुके हैं, मध्य भारत का पठार पूरा देख चुके हैं। कोई डाउट है मध्य भारत के पठार में, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं अपना कौन सा, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो है अपना बुंदेलखंड का पठार है, इसका निर्माण हुआ ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानें क्या होती, नीस चट्टानें क्या होती, पिछले वाले लेक्चर में अपन देख चुके हैं। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ, ग्रेनाइट चट्टानों और नीस चट्टानों से बुंदेलखंड का पठार निर्मित हुआ। ठीक है, अगर बात करेंगे इसकी लोकेशन की, अगर बात करो तो बुंदेलखंड का पठार कहाँ देखा था अपनों ने मैप में, इस वाले रीजन में जो अपनों ने क्या देखा था, बुंदेलखंड का पठार देखा था। तो अगर इसकी जो है स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पे मध्य भारत का पठार है, इसकी जो है पूर्व में कौन सा पड़ेगा अपना, बुंदेलखंड का पठार। मालवा के पठार की पूर्व में कौन सा पड़ेगा, बुंदेलखंड का पठार पड़ेगा। ठीक है, इसके जो है बुंदेलखंड के पठार के क्या
इधर देखोगे आप कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, रीवा पन्ना का पठार। इस साइड पे क्या बनेगा, गंगा यमुना का मैदान हो जाएगा, ठीक है। ये इसके दक्षिण में पूरा मालवा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसकी स्थिति देखोगे तो इसके पूर्व और दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, मालवा का पठार आ जाएगा। पूर्व में क्या आ जाएगा अपना, पूर्व में आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। इसके पश्चिम में कौन सा आ जाएगा, तो मध्य भारत का पठार। ये इसकी जो है पूरी स्थिति अपनों ने देख ली, ठीक है। इधर देखो, इसके उत्तर में कौन सा, यमुना का जलोढ़ मैदान, ठीक है। दक्षिण में विंध्याचल, या ये पूर्व में क्या हो जाएगा, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार आ जाएगा। पश्चिम में क्या आ जाएगा, इसका मध्य भारत का पठार, ये देख लिया अपनों ने। और उसके बाद क्या है, ये इस साइड पे कौन सा आ जाएगा, पश्चिम में मालवा का पठार। और अगर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा अगर पूछे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अपना मालवा का पठार आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके ढाल की अगर बात करोगे तो इसका ढाल कैसा है, उत्तर की ओर है। मतलब क्या, यहाँ पे जो जो नदियां देखोगे ना, तो इस साइड पे प्रवाहित होगी। जैसे आप बेतवा देखोगे आप, तो इस साइड पे प्रवाहित हो रही, तो इस हाँ, ऊपर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, तो इस साइड पे इसका ढाल है। जिस साइड पे जो है, जिस पठार का ढाल जिस साइड पे होगा, नदियां क्या होगी, उसी दिशा में प्रवाहित होगी। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे जो नदियों की दिशा है, अगर अपन पढ़ेंगे कि कौन सी नदी किस साइड पे प्रवाहित होती है, किस नदी से मिलती है, वो चीजें आपकी यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे जैसे पूछ लिया कि बेतवा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो आपको पता है इस पठार के अंतर्गत बेतवा नदी आती है, ठीक है। उत्तर की ओर ढाले, प्रवाहित कहाँ होनी चाहिए, उत्तर की ओर। उसमें ऑप्शन दे दिया दक्षिण की ओर, तो आपका गलत हो जाएगा ना। उसको अपन निकल, आंसर क्या होगा अपना, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसी टाइप से अपन देखते चल रहे हैं कि सारे लगभग इससे जो जुड़े हुए अपने टॉपिक है ना आगे आने वाले, वो भी लगभग कवर हो जाए अपने, ठीक है। इतना समझ लिया कैसे क्या निर्माण हुआ, इसकी स्थिति क्या है, एक्चुअल कहाँ का लोकेशन है इसकी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन इसकी जो है और विशेषताओं के बारे में। ठीक है, ये देख लिया अपनों ने। पठार क्या होता है, तीन ओर से अर्धचंद्राकार कौन सी, पन्ना और बीजावर श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये देख लो, पठार तीन ओर से क्या है, अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी और बीजावर श्रेणी और नरट स्काप और चंदेरी पार्ट से घिरा हुआ। ये जो कल अपनों ने देखा था ना भौगोलिक विभाजन, जो वो उसमें देख चुके अपन, जो है चट्टाने पड़ी थी अपनों ने, कौन सी बीजावर श्रेणी कहाँ पाई जाती क्या है। तो अपनों ने देखा था कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसमें बेसिकली कौन सी बीजावर श्रेणी देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो बीजावर श्रेणी की जो ये जो है बीजावर श्रेणी किसका भाग है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का भाग देखने को मिलती है। बीजावर सीरीज देखने को मिलती है। इसी बीजावर सीरीज के अंतर्गत कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, तो हीरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी स्थिति की अगर बात करें तो भाई अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको देखना रहेगा कि कहाँ क्या क्या स्थिति है। अगर इसकी अक्षांशरी विस्तार की बात करें तो क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है भौगोलिक विस्तार देखने को मिलेगा। कौन कौन से, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट, जो 26 डिग्री 22 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से कितना, 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका ये जो है भौगोलिक विस्तार देखने को मिलेगा। अगर इसके देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो कितना, 77 डिग्री 51 मिनट से लेके 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। बस जनरल इंफॉर्मेशन रख ले। ये लगभग क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक विभाजन के कितने, 7.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सबसे छोटा कौन सा देखा था अपनों ने उस टाइम पे, देखा था कौन सा, बघेलखंड का पठार 7%। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अगर ऑप्शन में बघेलखंड का पठार नहीं दिया है और अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश का जो है सबसे छोटा भौगोलिक विभाजन कौन सा है, और अगर आपसे ये दिया बुंदेलखंड का पठार, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे, बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि ये कितने, मध्य प्रदेश के लगभग 7.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कितना, 7.7% रीजन पर फैला हुआ। ठीक है, इसके अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन से होते हैं, तो अपन देख ही चुके हैं कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। जैसे अगर ये मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो इस वाले रीजन में तो कौन सा आएंगे, दतिया आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कौन सा आ जाएगा, पूर्वी ग्वालियर आ जाएगा, पूर्वी शिवपुरी आ जाएगा,
सागर आ जाएगा, टीकमगढ़, निवाड़ी वगैरह ये सब रीजन इसके अंदर शामिल होंगे। देखो दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर, और यहाँ जैसे यहाँ भिंड है ना ये वाला, तो भिंड की कुछ तहसीलें इसके अंदर शामिल होती है। भिंड की कुछ तहसीलें, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र शामिल होता है। जैसे हमें बताया कि दो जो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? दतिया हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा, टीकमगढ़ हो जाएगा, निवाड़ी हो जाएगा, ठीक है, शिवपुरी वाला रीजन हो जाएगा, ग्वालियर और भिंड की कुछ तहसीलें, ग्वालियर का पूर्वी क्षेत्र, शिवपुरी का पूर्वी क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो ये अपनों ने इसके जो कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 7.7% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं ये अपन देख चुके हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ ये देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो है जलवायु की। तो कौन सी यहाँ पे भी कौन सी जलवायु पाई जाएगी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या होती है? शीत ऋतु में ज्यादा ठंड पड़ेगी और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ये बेसिकली इसकी विशेषता होती है। यहाँ पे वर्षा जो होती है मध्य भारत के पठार से कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी? वहाँ 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ की मिट्टी की, तो मिट्टी कौन सी पाई जाती? मध्य भारत के पठार में अपनों ने क्या देखा था? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती। इस क्षेत्र में रीवा पन्ना के पठार, बघेलखंड के पठार में अपन पढ़ेंगे लाल पीली मिट्टी पाई जाती। मालवा के पठार में अपन पढ़ेंगे काली मिट्टी पाई जाती। ये क्षेत्र इनके बीच में पड़ता है, तो इसलिए क्या थोड़ी लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी, थोड़ी काली मिट्टी पाई जाएगी। इन सभी का जो है यहाँ पर मिश्रित रूप देखने को मिलेगा। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? मिश्रित मिट्टी पाई जाती। कौन सी? लाल और काली मिट्टी का सम्मिश्रण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें क्लियर है आपको? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये क्लियर है? कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। इसका ढाल किस तरह पे? उत्तर की ओर। तो यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियां किस साइड पे जाएगी? उत्तर की ओर जाएगी। तो ठीक है, नदियां कौन सी है? बेतवा नदी। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। प्रदूषणता के आधार पर जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। केन नदी, धसान नदी, ये धसान किसकी सहायक नदी? बेतवा की सहायक नदी। और सिंध नदी यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? बेतवा, केन, धसान और सिंध। कहीं कहीं किताबों में क्या देखने को मिलता है? सिंध नदी को जो है चंबल की सहायक नदी कंसिडर कर देते, पर ये गलत दिया हुआ है। सिंध नदी किस में जाकर मिलती है? यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो ये चंबल की सहायक नदी ने होकर किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां हो जाएगी? बेतवा हो जाएगी, केन हो जाएगी, धसान हो जाएगी और सिंध नदी हो जाएगी, ठीक है। ये 4 नदियां बेसिकली। फिर इनकी सहायक नदियां भी हो जाएगी, तो बहुत सारी नदी। तो इस बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्षा कम हो रही है, ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है, तो क्या होगा? ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो? नहीं उगा सकते, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही पानी कम है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी कुछ ऐसी फसलें जिनमें जो है पानी की कम पानी में भी हो जाती है। जैसे देखो आप, ज्वार, गेहूं, अलसी, तिल, ठीक है, मक्का, मोटे अनाज जितने भी होते हैं ना, उनकी खासकर खेती यहाँ की जाती है, मोटे अनाज की, ठीक है। कौन कौन से होंगे? ज्वार हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, तिल हो जाएगा, अलसी हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। इस टाइप की जो खनिज ये इस टाइप की जो फसलें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये देख चुके अपन। इसके बाद अपनों ने क्या देखा था? वन देख लिए अपनों ने? नहीं देखे। पानी कम हो रहा है 75 से 100 सेंटीमीटर, तो वन भी ऐसे होंगे जिनमें मतलब कम पानी चाहिए होगा। तो इस टाइप के वन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? सागौन का वन हो जाएगा, खेर, तेंदुपत्ता, नीम, महुआ जैसे टाइप के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें जो है पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है कम होती है। किस टाइप के? सागौन, खेर, तेंदुपत्ता, नीम और कौन सा हो जाएगा? महुआ। इस टाइप के जो वृक्ष देखने को मिलते हैं, ये देख लिया अपनों ने। वन हो गए अपने। खनिज, खनिज बेसिकली यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपन जैसे पिछली बार जो चट्टानों के ऊपर चर्चा करी थी तो भी देखा था अपनों ने कि बुंदेलखंड के पठार में क्या देखने को मिलते हैं? कम खनिज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे ग्रेनाइट पत्थर हो गया, ठीक है, रॉक फास्फेट जैसे खनिज तो यहाँ देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ग्रेनाइट पत्थर वगैरह इस टाइप की चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो खनिजों का बेसिकली क्या मिलता है यहाँ पर? अभाव देखने को मिलता है। तो
ये सारे डिस्कस हो गया। अब देखते हैं यहाँ के पर्यटन के ऊपर देख लेते हैं। तो पर्यटन में यहाँ कौन कौन से हैं? जैसे छतरपुर के अंतर्गत खजुराहो आता है, तो खजुराहो का आपको पता हो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। वहाँ के मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर हो जाए, इस टाइप के जो मंदिर है वहाँ पे पर्यटन हो जाएगा। उसके अलावा जो है टीकमगढ़, ओरछा के किले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कौन से? विश्व खजुराहो के मंदिर, ओरछा, दुबेला संग्रहालय छतरपुर वाला। ठीक है, पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया वाला। उसके अलावा सतकंडा महल कहाँ पर हो जाएगा? दतिया में हो जाएगा। नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, खूनी है ना, खूनी दरवाजा, और जौहर कुंड जैसी चीजें यहाँ पे शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर्यटन में क्या क्या शामिल होगा? यहाँ पर्यटन में शामिल होगा जो है खजुराहो के मंदिर, पीताम्बरा पीठ, उसके बाद दतिया के किले हो जाएंगे, उसके बाद ओरछा के किले इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इस टाइप की जो है यहाँ पर्यटन में चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे उद्योग की अगर बात करोगे तो जो है अशोकनगर वगैरह में, जो अशोकनगर का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, सोंदेवाड़ा का पठार अपन आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो रीजन, उससे जो ऊपर वाला रीजन है वो भी इसके अंदर बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल होता है। तो अशोकनगर में चंदेरी है, चंदेरी में क्या साड़ी उद्योग देखने को मिलता है। इस टाइप से देखेंगे अपन। जरी का काम कहाँ पे होता है? प्रतापपुर, निवाड़ी में होता है। बाकी और उद्योगों का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देख लिया अपनों ने लगभग सारी। एक चीज और छूट गई अपनी, कौन सी? यहाँ देखेंगे अपन जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सिद्ध बाबा देखने को मिलती है। कितनी? 1172 मीटर इसकी जो है हाइट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सिद्ध बाबा। पूछ लेगा आपसे बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिद्ध बाबा। इसकी ऊंचाई कितनी? 1172 मीटर। ठीक है, तो ये अपनों ने सब कुछ देख लिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, कितने क्षेत्रफल पर पाया जाता है? 7.7% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश की कौन से? उत्तर और जो है कौन सा पूर्वी क्षेत्र उसके लगभग मध्य में देखने को मिलता है। ये देख लिया अपनों ने। उसके अलावा जिले देख लिए। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती? तो मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ वर्षा की अगर बात करें अपन तो 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। वन कैसे देखने को मिलेगी? ऐसे वन पाए जाएंगे जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, जैसे नीम हो गया, खेर हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, इस टाइप की जो यहाँ वन देखने को मिलता है। उद्योगों को यहाँ क्रमशः अभाव देखने को मिलता है, जैसे चंदेरी में कुछ जो है साड़ी उद्योग देखने को मिलेगा। इसी टाइप से जो जरी का काम कहाँ पे होता है? निवाड़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख लिया। खनिजों का जो है यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। कौन कौन से खनिज हो जाएंगे? यहाँ पे बस ग्रेनाइट पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे, कुछ छोटे मोटे खनिज। इसके अलावा अगर बात करिए अपनों ने यहाँ की जलवायु की, तो यहाँ पे कौन सी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती, जिसकी विशेषता क्या होती? गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में कम, ठंड में अधिक ठंड, गर्मी में अधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, इस टाइप से देखा अपनों ने। इसके अलावा क्या देखा अपनों ने? मिट्टी देखी, मिश्रित हो गया। नदियां देखा, तो नदियां कौन कौन सी पाई जाती? नदियां ढाल इसका उत्तर की ओर, तो नदियां भी कहाँ? उत्तर की ओर प्रवाहित होगी। अगर इसकी नदियों की अगर बात करें तो यहाँ अपनों ने बेतवा नदी देखा, केन नदी देखा, धसान नदी देखा। इन सभी के ऊपर अपनों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ डाउट होगा आपके। लगभग सारा कुछ क्लियर हो चुका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। अब इसके बाद वाला जो है भौगोलिक विभाजन में हम जो है मालवा के पठार के ऊपर डिस्कस करने वाले। मालवा के पठार की अगर बात करें तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में सबसे बड़ा भौगोलिक विभाजन देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण हुआ है वह दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें क्या होती है ये अपनों ने कल समझा था, एक बार और देख लेते हैं। जो दक्कन ट्रेप का निर्माण हमेशा होता है कि इसमें ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो लावा या मैग्मा निकलता है उसके जो है जमाव के द्वारा जो है दक्कन ट्रेप की चट्टानों का निर्माण हुआ था। कैसे? क्रिस्टेशियस काल के आसपास क्या हुआ, जो मालवा वाला क्षेत्र है पूरा दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर जो है ज्वाला का एक ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, उससे जो लावा निकला वो लावा कैसा था? अम्लीय प्रकृति का था। तो अम्लीय प्रकृति के लावा की विशेषता क्या होती? वो जो है धीरे धीरे जाके फैलता है, फैलने वाली विशेषता अम्लीय प्रकृति के लावा की होती। तो जैसे ही लावा निकला दरारी रूप से, वो जाके क्या हो गया? फैल गया, और फैल के क्या हो गया? ठंडा हो गया, और ठंडा होने से किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से आगे चलकर किसका निर्माण हुआ? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, ये प्रश्न अभी वाले मेंस में पूछा था 2021 वाले में कि मालवा का पठार समतल क्यों है? तो क्यों है उसका यही रीजन है जो अभी आपको मैंने बताया कि मालवा के पठार का निर्माण जो है दरारी उद्भेदन से जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उससे हुआ। वो जो लावा था वो कैसा था? अम्लीय प्रकृति का लावा था। अम्लीय प्रकृति की लावा की विशेषता होती क्या होती? फैलता है लिक्विड जैसे, पानी जैसे फैलता है। तो उसे फैलने के कारण कैसा रूप धारण कर लिया उसने? समतल रूप धारण कर लिया। उसी से किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टानों को। वही बेसाल्ट चट्टानें जो है मालवा के पठार के निर्माण की जो है
कारण बनी, इसीलिए मालवा का पठार जो कैसा देखने को मिलेगा, समतल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक एक करके इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आ तो रहा है ना समझ, कोई डाउट आउट तो नहीं है? ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मालवा की स्थिति देख लो। जैसे ये अपना प्यारा एमपी, ठीक है, ये आधार बना देते हैं इसको। अगर मालवा का पठार देखोगे तो कहाँ देखने को मिलेगा, इस वाले क्षेत्र में आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। शुरू में मैप में अपनों ने देखा था। तो मालवा के पठार के पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा, राजस्थान देखने को मिलेगा, अरावली की हिल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इस साइड पे कौन सा देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। इस साइड उत्तर की ओर कौन सा देखने को मिलेगा, मध्य भारत का पठार देखने को मिलेगा। इस साइड पे मैप में अपनों ने देखा था ना नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, तो इसके दक्षिण में क्या देखने को मिलेगी, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र देखने को मिलेगी। तो देखो इसमें यही लिखा हुआ है क्या, भौगोलिक स्थिति। तो मालवा के पठार के उत्तर में क्या देखने को मिलेगा, मध्य भारत क्षेत्र स्थित है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ ना मध्य भारत स्थित है। इसके पश्चिम में क्या देखने को मिलेगा, गुजरात। दक्षिण और पूर्व में क्या देखने को मिला, विंध्य श्रेणी है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर इसकी जो है आप एक्चुअल कंडीशन देखोगे, जिसे अपना मैप में ड्रा करा, तो ये कैसा था, ट्राइंगल रूप में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है, ट्राइंगल रूप में। अगर मालवा के पठार की अगर देखोगे ना आप, तो इस टाइप से फैला हुआ है ट्राइंगल रूप में। तो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाग जो है त्रिभुजाकार रूप लिए हुए है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मालवा का पठार होना चाहिए। तो मालवा का पठार कैसे, पहाड़ियों के आधार पर कैसा है, त्रिभुजाकार पठार देखने को मिलता है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, और ढाल कैसा है इसका, अगर इसका ढाल देखोगे आप, तो मालवा का पठार का ढाल जो है उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर है। ऐसे जैसे यहाँ से चंबल नदी है तो वो ऐसे जा रही है ना, उत्तर जा रही है, फिर उत्तर पूर्व इस साइड। तो इसका ढाल कैसे देखने को मिलेगा, उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर। तो यहाँ जो भी नदियां प्रवाहित होगी वो किस साइड पे जाएगी, अपनी उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका ढाल कैसा है, इसका ढाल देखने को मिलेगा कौन सा, उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले देख चुके हैं। तो जैसे बुंदेलखंड का पठार में कौन सा ढाल देखा था अपनों ने, उत्तर की ओर उसका ढाल देखने को मिलेगा। तो ये देख लेगा मालवा का पठार का ढाल किस साइड पे है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। ठीक है, इस पठार के दक्षिण में क्या है, दक्कन का पठार, दक्कन या सतपुड़ा का पठार देखो, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। और यहाँ पे तो जो काफी कटा झटा पड़ता है, उत्तर में नदियों के कछारी निक्षेप से इस साइड पे क्या उत्तर प्रदेश वाला रीजन है। तो क्या देखने को मिलेगा, जो कछारी क्षेत्र से क्या देखने को मिलेगा, गंगा यमुना का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये अपनों ने देखा इसका निर्माण कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से इसका निर्माण हुआ। ये देख लिया अपनों ने कि कैसे दरारी उद्भेदन से लावा निकला और इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब देखते हैं इसकी और विशेषताओं के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, अब मालवा का पठार पढ़ तो रहे हैं। सबसे पहले तो इसका नाम मालवा कैसे पड़ा, इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मालवा के पठार का नाम मालवा जो है ना, बेसिकली मलव जाति के नाम पे पड़ा हुआ है। किसके नाम पे, मलव जाति के नाम पे जो इसका नाम रखा हुआ है। तो जो मलव जाति है ना, बेसिकली ये पंजाब वाले क्षेत्र के आसपास निवास करने वाली एक जनजाति थी। तो जैसे अगर देखोगे 400 ईसा पूर्व के आसपास कौन सा आया था, लगभग 400 325 326 ईस्वी के ईसा पूर्व के आसपास कौन आया था, सिकंदर का अटैक हुआ था। तो सिकंदर से जो है पंजाब के आसपास युद्ध हुआ इस जाति के लोगों का, और वहां से जो है सिकंदर ने पराजित होने के पश्चात उस क्षेत्र से निकलकर कहाँ आ गए, इस मालवा वाले रीजन में आ गए। और मालवा वाले रीजन में आने के बाद इन्होंने क्या करा, दर्शान जो विदिशा वाला रीजन है, ये पूछ लेगा आपसे दर्शान किसका प्राचीन नाम है, तो दर्शान किसका, विदिशा का प्राचीन नाम है दर्शान। और जो अवंती उज्जैनी को प्राचीन नाम क्या है, अवंती देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या करा, इन दोनों क्षेत्रों को अपनी प्रशासनिक और राजधानी का केंद्र बनाया और प्रशासन करने लग गए। तो यही दो क्षेत्र आगे चलकर किस नाम से जाने गए, मालवा के नाम से जाने गए। ठीक है, तो मालवा का नाम कैसे पड़ा, मलव जाति के नाम पे पड़ा। क्यों पड़ा, ये पूरी स्टेप उन्होंने देख ली। बेसिकली ऐसे ही याद रखने के पर्पज से आपके बता दी मैंने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी काम की नहीं है।
ठीक है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मालवा जाति का नामकरण अत्यंत प्राचीन कौन सी, मलव जाति के नाम पे हुआ। मलव जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो ईशा पूर्व कौन सी 4वीं शताब्दी में मिलता है। मूलतः पंजाब और राजपूताना क्षेत्र में निवास करते थे। सिकंदर के आक्रमण की का अवंती के आसपास बस गए और फिर कालांतर में इन्होंने इसको राजनीति और प्रशासन का केंद्र बना लिया, जिससे आगे चलकर जो दर्शन और अवंती को मिलाकर किसका निर्माण हुआ, मालवा के नाम से उसको जाना गया। अगर आप देखोगे जैसे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, तो जो है मध्य प्रदेश की लगभग बीच से होकर कौन सी गुजरती, कर्क रेखा गुजरती है, इस साइड से होकर, आपको पता ही होगा। तो जो यहाँ पे कौन सा पठार देखने को मिलेगा, मालवा का पठार। तो मालवा के पठार से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। देखो ये लिखा हुआ है, कर्क रेखा इसके लगभग कहाँ से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। अगर इस पठार की औसत ऊंचाई की अगर बात करें, तो इस पठार की औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, ये देख लिया कि इसकी औसत ऊंचाई 600 से। अगर इसकी प्रमुख चोटियों की अगर बात करें, तो इसकी 3 प्रमुख चोटियां आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, सिगार, जानापऊ और छजारी देखने को मिलेगी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर ये प्रश्न आपसे आ गया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी। इसकी कुल ऊंचाई की अगर बात करें, तो इसकी कुल ऊंचाई 881 मीटर देखने को मिलती है। कितनी, 881 मीटर देखने को मिलती है, सबसे ऊंची चोटी। ये जो है जानापाऊ चोटी, ये इंदौर के आसपास, महू के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और यहीं से जो है, इसी की एक पॉइंट है वोंचू पॉइंट, वहां से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो ये अपनों ने देख लिया। उसके बाद तीसरी चोटी कौन सी है, छजारी, जिसकी ऊंचाई कितनी, 810 मीटर आपसे देखने को मिलती। मेंस में आ जाएगा आपसे कि मालवा के पठार की 3 चोटियों के नाम लिखिए, इस टाइप से प्रश्न आ सकता है। तो आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होना चाहिए 3 चोटियां कौन कौन सी, सिगार, जानापऊ और छजारी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने तीनों लिख दी तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। इसी टाइप से जो प्रीलिम्स में आपसे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जानापऊ पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सी है, तो आपके आंसर क्या होना, सिगार होनी चाहिए। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली तो क्या होनी चाहिए, 881 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये अपनों ने सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं वांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है, ये सब लिखा हुआ। अगर इसकी अगर बात करें, कुल भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, तो मालवा का पठार जो है 22 डिग्री 17 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना, 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है भौगोलिक स्थिति में। और लगभग 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर जो है 79 डिग्री 20 मिनट जो है पूर्वी देशांतर का इसका विस्तार देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग जो है 28.6% भागफल पर जो है क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। कितने, 28.62% भागफल जो है भाग पर है फैला हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मालवा का पठार जो है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, 28.6 होना चाहिए। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे बड़ा भौतिक विभाजन देखने को मिलता है। अगर क्षेत्रफल वाइज अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितना आंसर होना चाहिए, 88,002 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर शामिल जिलों की अगर बात कर ले, तो इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होंगे, पता ही होगा। जैसे हाँ, इंदौर, धार हो गया, रतलाम वाला रीजन हो गया। उसके अलावा भोपाल संभाग पूरा हो जाएगा। ठीक है, भोपाल संभाग के जो 5 जिले इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा उज्जैन, देवास हो जाएगा। उज्जैन संभाग के जो लगभग अधिकतर जिले इसके अंदर शामिल होंगे। उत्तरी जो है मंदसौर, उत्तरी नीमच को छोड़कर लगभग जो उज्जैन संभाग पूरा इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, लगभग जो है इंदौर संभाग के भी अधिकांश जिले इसके अंतर्गत शामिल होंगे। पूरा भोपाल संभाग इसके अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है सागर का इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो देख लेते कौन कौन से क्षेत्र, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, इंदौर, देवास, धार, झाबुआ, गुना, मंदसौर, अलीराजपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये देख लिया अपनों ने कौन कौन से जो इसके अंतर्गत जिले शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लिया अपनों ने, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, इंदौर, देवास, सागर, धार, झाबुआ, गुना, मंदसौर, अलीराजपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर बात करें मालवा की जलवायु की, तो मालवा की जो जलवायु है वो कौन सी देखने को मिलेगी, सम जलवायु देखने को मिलेगी। सम जलवायु से क्या तात्पर्य, सम जलवायु से तात्पर्य ना तो अधिक गर्मी पड़े और ना अधिक ठंड पड़े। तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको जो है सम जलवायु के नाम से जो है जाना जाता है।
तो मालवा की जलवायु कौन सी है? सम जलवायु पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार की कौन सी जलवायु पढ़ी थी अपनों ने? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती, सम जलवायु पाई जाती। सम जलवायु की विशेषता क्या होती? न तो अधिक गर्मी और न अधिक ठंड। मालवा की जलवायु की इसी विशेषता के कारण जो है चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को क्या कहा है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। अगर बात करें वर्षा की, तो वर्षा कंपैरिजन में कम ही होती है यहाँ पर जो बुंदेलखंड और मध्य भारत के पठार से जो है अधिक वर्षा देखने को मिलती। यहाँ वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ वर्षा 100 से जो है 125 सेंटीमीटर तक देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 100 से जो है 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी, 100 से 125 सेंटीमीटर। और तापमान कितना? नॉर्मल टेम्परेचर जो गर्मी में हाईएस्ट टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, और ठंड में जो कितना रहता है नॉर्मली अपना 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास चले जाता है। नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी? बेसिकली वही जो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहीं से होता है, अपने जानापो पहाड़ी से आपने देखा ही। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो यहाँ से शामिल होगी, जैसे शिप्रा, शिवना, काली सिंध, ठीक है, पार्वती, माही, नेवज, इस टाइप की नदियां यहाँ पर शामिल होगी। कौन सी? चंबल, काली सिंध, शिप्रा, बेतवा, पार्वती, सिंध, माही, ठीक है, नेवज नदियां इसके अंतर्गत शामिल होगी। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये अपनों ने देखा, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल चट्टानों से हुआ, तो इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। अब ये प्रश्न पूछा गया था कि मालवा के पठार में कौन सी, हर लगभग अधिकतर किताबों में लिखा हुआ है कि मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती, पर कुछ क्षेत्र ऐसा है मालवा का, जैसे देवास वाला रीजन हो गया, और कुछ क्षेत्र ऐसा वहां पर गहरी काली मिट्टी भी आपको देखने को मिलती है। तो मालवा के पठार में दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, साधारण काली मिट्टी भी और गहरी काली मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, ये देखो मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी भी पाई जाती है और कौन सी? साधारण काली मिट्टी भी पाई जाती, दोनों प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती है। इसका जो काली मिट्टी का अगर आगे चल के अपन विभाजन पढ़ेंगे ना, तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो मालवा के पठार में कौन कौन सी पाई जाती? साधारण काली मिट्टी भी पाई जाती है और कौन सी? गहरी काली मिट्टी भी यहाँ पर देखने को मिलती। अब गहरी काली मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी में जो फसलें उगाई जाएगी वो इसके अंतर्गत शामिल होगी। तो काली मिट्टी में बेसिकली कौन सी? कपास की फसल उगाई जाती है, ठीक है, कपास हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, इस टाइप की जो है आपको यहाँ पर फसलें देखने को मिलेगी। सोयाबीन, गेहूं, चना, कपास, मूंगफली जैसी फसलें होती है, ठीक है। सोयाबीन की अधिकता के कारण यही लगभग जो है कुल मध्य प्रदेश की जो है सोयाबीन प्रोडक्शन का अधिकांश भाग जो है यही मालवा के पठार में उत्पादित होता है, और सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कपास की फसल की अधिकता के कारण यहाँ पे आपको बहुत सारी जो है सूती कपड़ा मिले देखने को मिलेगी, जैसे इंदौर में हो गया, जो है कौन सा? इंदौर में हो जाएगा, देवास में हो जाएगा, उज्जैन में कुछ आपको देखने को मिलेगी। और इन्हीं सूती कपड़ा मिलों की जो है अधिकता के कारण जो इसे मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है, ठीक है। वनस्पति की अगर बात करें तो वर्षा अगर बात 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो उसी टाइप की यहाँ वनस्पति देखने को मिलेगी। इनमें जो बेसिकली साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, तेंदुपत्ता, ठीक है, इस टाइप के वृक्ष देखने को मिलेंगे। आप देखोगे मालवा के पठार को कंपैरिजन में आप 2 भागों में बांटकर जो देख सकते हो, एक पश्चिम मालवा, एक पूर्वी मालवा। तो पश्चिम मालवा पूर्वी मालवा से कंपैरिजन में कम वर्षा प्राप्त करता है, जैसे ये वाला मालवा का पठार हो गया, ठीक है। तो इस वाले रीजन में आप देखोगे कि कम वर्षा होती है थोड़ी, और इस वाले रीजन में जो है अधिक वर्षा होती है। तो इस पश्चिमी मालवा में कुछ कुछ जगह आपको कटीले वन भी देखने को मिलेंगे, जैसे बबूल के वृक्ष हो गए, ठीक है, इस टाइप के वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे, खेर के वृक्ष हो गए, तेंदुपत्ता वगैरह। तो कौन कौन से? और इस वाले रीजन में ज्यादा पानी गिरता है तो उसी टाइप की वनस्पति, जैसे कौन सी? सागौन के वृक्ष हो गए, साल के वृक्ष हो गए, इस टाइप के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो वनस्पति के ऊपर अपनों ने देख लिया कौन कौन से यहाँ पे वनस्पति पाई जाती, कौन सी जलवायु पाई जाती, नदियां देख ली अपनों ने, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की खनिज की। तो खनिज का यहाँ पे लगभग जैसे दक्कन टाइप की चट्टान है ना, खनिजों का थोड़ा अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, पर यहाँ पे जो है रॉक फास्फेट हो गया, एस्बेस्टस जैसे खनिज यहाँ पे झाबुआ के आसपास देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से खनिज हो जाएंगे ये पूछेगा, रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस,
जैसे खनिज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये पूछ लेगा आपसे कि रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, झाबुआ में होता है। ये प्रश्न पूछ सकता है, रॉक फास्फेट और एस्बेस्टस का जो उत्पादन कहाँ होता है, तो झाबुआ में होता है। ठीक है, अगर यहाँ के उद्योगों की अगर बात करें तो उद्योग की दृष्टि से काफी संपन्न पठार देखने को मिलता है पूरे मध्य प्रदेश के रीजन में। यहाँ के प्रमुख उद्योगों की अगर बात करें तो इंदौर और देवास उज्जैन के आसपास आपको सूती कपड़ा मिले देखने को मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में देखने को मिलेगा। भोपाल और जो है इंदौर में आईटी पार्क देखने को मिलेंगे। जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ देखने को मिलेगी, धार के पीतमपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अधिकता के कारण जो है पीतमपुर को क्या बोला जाता है, भारत का डेट्राइट बोला जाता है। तो ये देखो मालवा के पठार के औद्योगिक दृष्टि से संपन्न पठार है। इंदौर उज्जैन में अपनी क्या है, सूती कपड़ा मिले देखने को मिलेगी। इसके अलावा नागदा में क्या मिलेगा, कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में मिलेगा। बैंक नोट प्रेस आपको नागदा में मिलेगा। ठीक है, भोपाल में क्या मिलेगा, भेल मिलेगा आपको, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये प्रश्न पूछा था 2021 के प्रीलिम्स में कि भेल को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला, तो कब मिला, 2013 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो भेल कहाँ पे देखने को मिलेगा, भोपाल में देखने को मिलेगा। तो ये अपन उद्योग देख चुके हैं। इसके अलावा और उद्योगों की अगर बात करें तो देवास में कौन सा चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, देवास में चमड़ा उद्योग। बैंक नोट प्रेस कहाँ देखने को मिलेगा आपको, बैंक नोट प्रेस जो है देवास का चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। बैंक नोट प्रेस पीतमपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बैंक नोट प्रेस देवास में, पीतमपुर में क्या ऑटोमोबाइल्स उद्योग की अधिकता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको भारत का डेट्राइट बोला जाता है। इसके अलावा रेडीमेड गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स वगैरह कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, इंदौर में देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से जो अपनों ने एक एक करके इसके उद्योगों के ऊपर देख लिया। इसी टाइप से अगर यहाँ के पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन में कौन कौन से फेमस हो जाएंगे, जैसे अपना उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा जो है भोपाल जो रायसेन है, रायसेन में सांची का स्तूप यहाँ पे फेमस हो जाएगा। भोपाल का जो है वन विहार नेशनल पार्क फेमस हो जाएगा। भोज ताल फेमस हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से मंदसौर का अपना पशुपतिनाथ मंदिर हो जाएगा। रायसेन में आप देखोगे भीम बेटिका के बारे में देखोगे, जो मध्य प्रदेश की जो है इसी भीम बेटिका के कारण मध्य प्रदेश को जो है चित्रकला की राजधानी, जो अगर पूछ लेगा मध्य प्रदेश की चित्रकला राजधानी क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भीम बेटिका। तो ये देखो यहाँ पे शिव मंदिर रायसेन, मांडू धार में बेसिकली मांडू के किले बहुत सारे हो जाएंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, महाकालेश्वर मंदिर हो जाएगा, संदीपनी आश्रम उज्जैन का जो है सांची का स्तूप हो जाएगा, भोजपुर का शिव मंदिर हो जाएगा, मांडू धार भीमबेटका रायसेन, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर, धार की बाघ की गुफाएं, देवास का जो है माता मंदिर जो टेकरी में बना हुआ है, टेकरी माता मंदिर, ये सभी इसके अंतर्गत जो है पर्यटन स्थल अपने हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है? वैसे नॉर्मली अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देख रहे हैं और समझने लायक चीजें में आप हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंदौर का राजवाड़ा, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें तो, पर अब ठीक है यहाँ पे जगह कम थी तो थोड़ा कंसाइज करके लिख दे। आपको जो जो चीजें याद आए ना मेंस में, कि अगर आपसे पूछ ले कि जो है मालवा के पठार जो है मालवा के पठार की आर्थिक विशेषता बताइए, ये प्रश्न अगर आपसे मेंस में आ गया तो इसको कैसे डील करोगे आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मालवा के पठार की आर्थिक विशेषताओं में सबसे पहले यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है उनके बारे में डिस्कस कर सकते हो। यहाँ के जो उद्योगों के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे है। पर्यटन के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है डायमेंशन बना के उसको पूरा लिख सकते हो। तो इस टाइप से जो है आर्थिक विशेषताओं में उद्योग अगर आए तो आपको जो जो उद्योग यहाँ याद आ रहे हो ये लिख सकते हो, पर्यटन में जो चीजें याद आ रही हो लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे मालवा के पठार के उप विभाजन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कुछ उप विभाजन, जैसे अपनों ने मध्य भारत के पठार का उप विभाजन देखा था वैसे इसका देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा कंजड़ा का पठार हो जाएगा, एक तो नीमच में, एक हो जाएगा कंटेल का पठार मंदसौर और नीमच के, सोंदेवाड़ा का पठार सागर में, कुछ भाग जो है सागर वाला रीजन। खिंचीवाड़ा का पठार कहाँ पे हो जाएगा, खिंचीवाड़ा का पठार गुना और अशोकनगर में हो जाएगा। इसी खिंचीवाड़ा के पठार का ऊपरी क्षेत्र किसमें, बुंदेलखंड में शामिल होता है, और खिंचीवाड़ा के नीचे वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत शामिल होता है, अपना मालवा के पठार के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये अपन देख चुके हैं कौन कौन से उप विभाजन हो जाएंगे इसके अंतर्गत, सोंदेवाड़ा का पठार, कंजेड़ा का पठार, कौंटेल का पठार, ठीक। कौन कौन से देखिए अपनों ने, कंजेड़ा का पठार, कंटेल का पठार, सोंदेवाड़ा का पठार, सागर का पठार, ठीक है, उस खिंचीवाड़ा का पठार, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के कौन से पश्चिमी भाग में अवस्थित है, अगर अपनों ने देख ही लिया लोकेशन है,
निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा के कारण हुआ, दक्कन ट्रेप शिल, ये सभी वही चीजें अपनों ने देख ली। समतल उच्च भूमि है। तो इस टाइप से अपना जो है पूरा मालवा का पठार कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद देखते हैं अपन जो है नर्मदा रीवा पन्ना के पठार के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये रीवा पन्ना का पठार हो, इसमें देख लेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में फिर इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मालवा के पठार। अपने कौन कौन से पठार अभी तक हो चुके हैं? मध्य भारत का पठार हो चुका है, बुंदेलखंड का पठार हो चुका है, और एक कौन सा हो चुका है? अपना मालवा का पठार हो चुका है। अब बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की, कि रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहाँ देखने को मिलता है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने क्षेत्रफल पर ये पाया जाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की, यहाँ वर्षा कैसे होती है, इन सभी के ऊपर एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर रीवा पन्ना के पठार की अगर आप जो है लोकेशन देखोगे मैप में, तो लगभग इस वाले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा? रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको जो है रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पठार को विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। विंध्य प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अपन जब पर्वत पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको विंध्यांचल के कुछ भाग पढ़ाऊंगा, जैसे कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी। तो इसके अंतर्गत जो ये जो अपना रीवा पन्ना का पठार है ना, तो ये भांडेर श्रेणी के अंतर्गत, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत शामिल होता है। तो इसको जो है कौन सा, विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। कगारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सोन नदी बहती है, तो सोन नदी के समानांतर ये पठार बहता है। ये जो अपना देखिए ना कैमूर का पठार, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कौन सा, कैमूर, और ये सीरीज देखोगे भांडेर, तो ये सब किसके, विंध्यांचल के भाग देखने को मिलेगी। यहाँ से सोन नदी बहती है, तो सोन नदी की जो है समानांतर ये पठार देखने को मिलता है। इसी कारण इसको जो है कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा, विंध्य का जो है कगारी प्रदेश कहा जाता है। विंध्यशैल समूह का, क्योंकि जो एक कौन सी, कैमूर श्रेणी किसका, विंध्य का ही भाग है, तो विंध्यशैल समूह के अंतर्गत शामिल होता है। कल वाले जो अपनों ने भूगर्भिक जो चट्टानें पढ़ी थी, उसके अंतर्गत भी अपनों ने ये पूरा डिस्कस करके देखा था। अगर बात करें तो कर्क रेखा की, कौन सा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। अगर बात करो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा गुजरती है मालवा के मध्य में से होकर, तो कर्क रेखा के कहाँ से, उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगर स्थिति देखोगे तो कहाँ पे, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित, उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा, बुंदेलखंड के पठार के। देखो अपनों ने देख लिया, यहाँ पे क्या देखा था अपनों ने, बुंदेलखंड का पठार देखा था। ये कर्क रेखा कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। ये बुंदेलखंड के पठार में कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है, इस साइड पे पूर्व दिशा है। ठीक है, ये देखा, इसके पूर्व में कौन सा रीजन आ जाएगा, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश वाला रीजन आ जाएगा। उत्तर में कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। दक्षिण में कौन सा आ जाएगा, इसके बघेलखंड के पठार आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो आप, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पूर्वी भाग में बुंदेलखंड का पठार स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित। ठीक है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से इस पठार का निर्माण कब हुआ, आदि ये कडप्पा और विंध्यशैल समूह से, ये अपन कल देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, इस पठार विंध्य की सबसे, हाँ ये देख लो, इस पठार की में जो है जो विंध्यांचल है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुडविल देखने को मिलेगी। और जो गुडविल चोटी है ना, ये कहाँ देखने को मिलेगी, रीवा पन्ना के पठार में देखने को मिलेगी गुडविल चोटी। और ये देखो, इस पठार में जो है विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलेगी, गुडविल देखने को मिलेगी, गुडविल चोटी। इस गुडविल चोटी को किस नाम से जाना जाता है, इस गुडविल चोटी को जो है सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसी सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली यहाँ कहाँ पड़ता है, दमोह में पड़ता है। ये प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से विंध्यांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सद्भावना चोटी या जो है गुडविल चोटी। ठीक है, ये अपनों ने देख लिया। अगर बात करें इसके जो है कुल क्षेत्रफल की, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक विभाजन की कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक विभाजन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक विभाजन की लगभग 10.37% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। कितना, 10.37% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगर किलोमीटर वाइज बात करें तो 31,955 किलोमीटर जो है इसकी ये देखने को मिलेगी, इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। और क्षेत्रफल कितना, 10.37% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। अगर यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पर पाई जाएगी कौन सी, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ
पाई जाती है। कौन सी? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। और महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता अपन देख ही चुके हैं कि क्या क्या होती है। इसके अंतर्गत शामिल जिलों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत शामिल जैसे रीवा हो जाएगा, अपना पन्ना वाला रीजन हो जाएगा, सतना वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा? कटनी हो जाएगा, सीधी सिंगरौली वाला रीजन हो जाएगा। ये सभी इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगर यहाँ की अगर बात करें वनस्पति की, वनस्पति से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ की वर्षा की। तो वर्षा से अपने वनस्पति वगैरह सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ की अगर बात करें वर्षा की, तो वर्षा ये जो है 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आपको पता होगा कि भारत में जब मानसून इंटर करता है तो दो शाखाओं से करता है, ठीक है। एक तो जो कौन सी? अरब सागर की शाखा, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है मानसून भारत में प्रवेश करता है। तो जो रीवा पन्ना का पठार है ये अरब सागर की शाखा से भी वर्षा प्राप्त करता है, और किससे? बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा प्राप्त करता है। दोनों शाखाएं जो रीवा के आसपास आकर मिलती है और जो क्या करती? मूसलाधार वर्षा करवाती। जब अपन वर्षा पढ़ेंगे तो और इसको अपन जो है अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अगर बात करें यहाँ की वर्षा की तो कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। कितनी? 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जो यहाँ पे जो है फसल देखने को, ये जो है वनस्पति देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत शामिल कौन कौन से जो है वृक्ष शामिल होंगे? तो इसके अंतर्गत शामिल होंगे सागौन का वृक्ष हो गया, बांस का वृक्ष हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। उसके अलावा जो है तेंदुपत्ता, सागौन, सेमल, बांस, तेंदुपत्ता आदि इसके अंतर्गत जो है शामिल होते हैं। कौन कौन से? सागौन, सेमल, बांस, तेंदुपत्ता आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से जिले देख लिए वनस्पति वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। इसी कारण यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती प्रकार की वनस्पति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष हो जाएंगे? इसके अंतर्गत हो जाएंगे जैसे साल का वृक्ष हो जाएगा, अपना सागौन का वृक्ष हो जाएगा, बांस हो जाएगा, तेंदुपत्ता हो जाएगा आदि इसके अंतर्गत क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अगर बात करें यहाँ के जो है खनिज की, तो खनिज बेसिकली आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है कौन कौन सी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें यहाँ देखने को मिलती है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या देखने को मिलता है? हीरा देखने को मिलता है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में अपने को क्या देखने को मिलता है? हीरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे खनिज कौन से हो जाएंगे? खनिजों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हीरा देखने को मिलेगा, जो बहुत ही मूल्यवान खनिज देखने को मिलेगा। हीरा तराशने, अब हीरा अगर यहाँ पाया जाता है तो हीरा तराशने के कारखाने भी यहाँ होंगे, तो ये अपन इसमें देख लेंगे। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? एक चूना पत्थर, हीरा, जिप्सम, कोरंडम और गेरू पाया जाता है। कौन कौन से? चूना पत्थर, हीरा, जिप्सम, कोरंडम और गेरू यहाँ देखने को मिलता है। गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान देखने को मिलता है, और हीरा उत्पादन में भी प्रथम स्थान देखने को मिलता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे खनिज? चूना पत्थर, हीरा, जिप्सम, कोरंडम और गेरू देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे हीरा यहाँ पाया जाता है तो हीरा तराशने के कारखाने भी यही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कारखाना कौन सा देखने को मिलेगा? एक तो हीरा तराशने के कारखाने यहाँ देखने को मिलेंगे पन्ना में। चूना पत्थर पाया जाता है तो कौन से? सीमेंट उद्योग भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो सीमेंट उद्योग जो कहाँ देखने को मिलेंगे? बेसिकली आपको जो सतना वाला रीजन है, कौन सा? सतना वाला रीजन है, यहाँ पे जो आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलते हैं। तो ये सभी अपनों ने देख लिए कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग में सतना में, हीरा तराशने का कारखाना पन्ना में पाए जाते हैं। यहाँ की अगर वर्षा की अगर बात करें तो औसत वर्षा कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर देख लिया। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो मिट्टी पाई जाती है बलुई, दोमट या जो है लाल पीली मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। मिट्टी कौन सी हो जाएगी? दोमट मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती। तो एक एक करके अपनों ने सारा देख लिया कि इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। कुल जो है लगभग 10.37% क्षेत्रफल पर जो है ये विस्तृत देखने को मिलता है। इस प्रकार अपनों ने जो है एक एक करके लगभग सारे डायमेंशन के ऊपर रीवा पन्ना के पठार के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद का जो भौगोलिक विभाजन है उसके अंतर्गत अपन डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अपन जो है 4 भौगोलिक
विभाजन के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक अपनों ने मध्य भारत के पठार के ऊपर डिस्कस कर लिया, एक अपनों ने बुंदेलखंड का पठार देख लिया, एक अपनों ने रीवा पन्ना का पठार देख लिया, और एक अपनों ने मालवा का पठार देख लिया। तो मध्य उत्तर प्रदेश के 4 भागों के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं पांचवें जो है भौतिक विभाजन की। तो पांचवा भौतिक विभाजन इसके अंतर्गत आता है कौन सा? इसके अंतर्गत आता है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। अच्छा, इसमें नदियां वगैरह रह गई ना अपनी, चलो नदियां देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां शामिल होती है? इसके अंतर्गत जो है नदियां शामिल होती कौन सी? इसके अंतर्गत होती है सबसे पहले केन नदी, सोन नदी, टोंस, व्योरमा जैसी नदियां इसके अंतर्गत शामिल होती। यहाँ पे फसल दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी पाई जाती, तो फसलें भी कैसी होगी? ऐसी होगी। यहाँ पर जो है गेहूं की फसल पाई जाती, तिलहन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती। अगर यहाँ के पर्यटन स्थल की अगर बात करें तो पर्यटन स्थल के अंतर्गत अगर बात करें यहाँ के पर्यटन स्थलों की, तो पर्यटन स्थल के अंतर्गत आप देखोगे कौन से? सतना वाला रीजन। तो सतना में आपको चित्रकूट वगैरह देखने को मिलेंगी, तो चित्रकूट वाला रीजन इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसी टाइप से जो मेहर सतना का शारदा माता का मंदिर शामिल होता है। ठीक है, वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे जैसे चचई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, टोंस जलप्रपात वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत शामिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है पन्ना नेशनल पार्क वगैरह, ये सभी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके अपनों ने ये जो है इसके पर्यटन स्थलों के ऊपर देख लिया। इसके उप विभाजन की अगर बात करें तो उप विभाजन के अंतर्गत जो इसमें 3 उप विभाजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो दमोह का पठार हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा दमोह का पठार, एक हो जाएगा अपना रीवा पन्ना का पठार, और एक हो जाएगा भांडेर का पठार। कितने उप विभाजन देखने को मिलता है? इसके अंतर्गत 3 उप विभाजन देखने को मिलते हैं। रीवा पन्ना का पठार, भांडेर का पठार, और कौन सा हो जाएगा अपना? दमोह का पठार हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपनों ने जो है 3 उप विभाजन के ऊपर डिस्कस कर लिया। तो कौन कौन सी नदियां पाई जाती? केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी, व्योरमा जैसी नदियां यहाँ पर पाई जाती। इसके अलावा यहाँ पर केमूर, भांडेर जैसे गंगा नदी जो है, केमूर और भांडेर जो क्या करती, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे क्या? जैसे कि अपन जो इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो ककारी प्रदेश में जो केमूर श्रेणी इसके अंदर शामिल होती। जो केमूर श्रेणी ये क्या करती है? नर्मदा जो है कौन सा? नर्मदा नदी जो अपना कौन सा? यमुना नदी अफवाह तंत्र और गंगा नदी अफवाह तंत्र के मध्य क्या करती है? विभाजन करने का कार्य करती। तो प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी, क्या प्रश्न आया था? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है गंगा नदी अफवाह तंत्र और यमुना नदी अफवाह तंत्र के मध्य क्या करती है? जो है विभाजन करने का कार्य करती है। तो आपका आंसर क्या होगा उसमें? आपका आंसर होगा केमूर श्रेणी जो है इसके अंतर्गत जो है गंगा नदी अफवाह तंत्र और यमुना नदी अफवाह तंत्र के मध्य जो है विभाजन करने का कार्य करती है। देखोगे आप गंगा नदी में शामिल होने वाली सोन नदी जो है इसी के समानांतर बहती और आगे चलकर इसमें मिल जाती है। तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में जो है कौन सा विभाजन करने वाली श्रेणी कौन सी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा जो है केमूर श्रेणी हो जाएगा। इसी टाइप से देखते हैं अपन अगले भौतिक विभाजन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगला भौतिक विभाजन हो जाएगा अपना कौन सा? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हो जाएगा। तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की अगर बात करें तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र आपको जो है बेसिकली इसके किन किन डायमेंशन के ऊपर चर्चा करने वाले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो अगर बात करोगे तो ये रिफ्ट वैली है। एक एक करके अपन देखेंगे। इसके अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है, इसके अंतर्गत शामिल होने वाले क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ये सभी अपन देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी फसलें होती है, यहाँ पे किस टाइप की वर्षा होती है, इन सभी के ऊपर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें अपन किसकी, अगर बात करें नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र वास्तव में क्या है, एक सक्रिय घाटी देखने को मिलती है जो भारत में कहाँ से उत्तर से लेके कहाँ पे उत्तर पश्चिम तक जो है फैली हुई, उत्तर पूर्व से लेके कहाँ से उत्तर पूर्व से लेके पश्चिम तक क्या फैली हुई देखने को मिलेगी लंबाई में, ठीक है। अब नर्मदा घाटी क्या है, भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके ऊपर आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे रिफ्ट वैली का निर्माण कैसे होता है, तो बेसिकली दो बल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बल होता है अपना कौन सा, तनाव बल, और एक होता है संपीड़न बल। तनाव बल क्या होता है, मान के चलो जो है ये कोई प्लेट है, ठीक है, और बड़ी बना देते हैं इसको, ठीक, यहां समझो आप तनाव बल। और ये क्या होता है, जैसे अगर बात करोगे आप तो ये कोई प्लेट है, तो एक बल इस साइड पे लग रहा, एक बल इस साइड पे लग रहा, ठीक है, तो यह बीच में कौन सा बल लग रहा है, यह बीच में लगेगा कौन सा
तनाव बल। तनाव उत्पन्न हो रहा है ना, ये प्लेट इस तरफ खींच रही, ये प्लेट इस तरफ खींच रही, कैसे, ये प्लेट इस तरफ खींच रही, ये प्लेट इस तरफ खींच रही, तो दोनों के मध्य क्या लग रहा, तनाव लग रहा, खिंचाव लग रहा, तो इस प्रकार के बल को क्या बोला जाता है, तनाव बल बोला जाता है। इसी प्रकार एक और बल क्या आप समझ लीजिए, एक और बल होता है कौन सा, संपीड़न बल। मतलब इस टाइप की चट्टान भी इधर फोर्स लगाएगी, इस टाइप की चट्टान भी जो है इधर फोर्स लगाई, तो क्या वो श्रिंक हो रही ना, संपीड़न लग रहा है, इस टाइप से फोर्स लगाई, एक चट्टान इधर से एक चट्टान इधर से फोर्स लगाई, तो कौन सा फोर्स लग रहा है बीच में, इन दोनों के बीच में लग रहा है संपीड़न बल लग रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, इस टाइप का बल हो जाएगा अपना संपीड़न बल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप तनाव बल और संपीड़न बल के बारे में समझ चुके होंगे। तो अगर बात करेंगे अपन की होता क्या, सर आपने ये समझाया क्यों, तो ये देख लेते हैं। तो इधर देखो, ये अगर बात करेंगे, जैसे ये कोई चट्टान है, ठीक है, मान लो ये दो चट्टाने हैं, इनके बीच का क्षेत्र ये देख लो, ये चट्टान जो है इधर फोर्स लगा रही ऊपर की ओर, और ये चट्टान जो है ऐसे, मैंने इस आपको जो है इस टाइप से समझाया, इसको जो है ऊर्ध्वाधर रख के आप समझ लो। तो इस टाइप की दो चट्टान है, एक चट्टान जो है ऊपर की ओर फोर्स लगा रही, एक चट्टान, ये सामान्य चट्टान है, ये मान लो एक चट्टान है, इसे तीन चट्टान, एक चट्टान ऊपर की ओर फोर्स लगा रही, एक चट्टान ऊपर की ओर फोर्स लगा रही, तो ऊपर की फोर्स लगाने के कारण जो है क्या होगा, ये चट्टान जो है, ये बीच वाली चट्टान तो अपने यथावत स्थिति में रहे, और आसपास की जो चट्टान है वो क्या हो, ऊपर की ओर उठ जाए इस टाइप से, तो बीच में क्या बन जाएगी, खाई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इसी खाई को जो क्या बोला जाता है, इसी खाई को जो है रिफ्ट वैली के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कौन सी बन जाएगी, रिफ्ट वैली बन जाएगी, अपने के बीच का जो क्षेत्र है वो अपनी यथावत स्थिति में रहे, और जो साइड के क्षेत्र है वो क्या हो, ऊपर की ओर बढ़ जाए इस टाइप से। तो इस जो बीच का जो क्षेत्र होगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, जो बीच का क्षेत्र होगा इसको जो है रिफ्ट वैली के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र क्या है, रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र क्या देखने को मिली, सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र भारत की क्या है, सबसे बड़ी रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। ये देख लिया रिफ्ट वैली क्या होती है, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र क्या है, प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र, ये भी अपनों ने देख लिया। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 से जो है 400 मीटर के आसपास देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है, इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 क्षेत्र जो है मीटर देखने को मिलती है। अगर इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कितना 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। अगर प्रतिशत की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 27.8% भौगोलिक क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। कितना 27.8% भौगोलिक क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इसके अंतर्गत शामिल जिलों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पूर्व से लेके कहाँ फैला हुआ है, जो है पश्चिम से लेके लगभग कहाँ तक, पूर्व तक फैला हुआ है। यह उत्तर पूर्व से लेके कहाँ तक, पश्चिम तक फैला हुआ देखने को मिलता है। तो कौन कौन से जिले शामिल होंगे, इधर से उठाओ, कौन से, अलीराजपुर हो गया, कौन से यहाँ पे शामिल हो गए, अलीराजपुर, झाबुआ हो जाएगा, बड़वानी हो जाएगा, धार हो जाएगा, खंडवा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हरदा वाला रीजन हो जाएगा, उसके बाद होशंगाबाद, उसके बाद कौन सा जबलपुर, कटनी, ये सभी क्षेत्र इसके अंदर शामिल होंगे। कौन से, जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, सीधी, सिंगरौली जैसे जिले इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और कुछ भाग किसका, धार और अलीराजपुर का इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे एक बार और देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये जो है मध्य प्रदेश के लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और अगर परसेंटेज वाइज अगर अपन बात करें तो सर ये 27.86% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। तो ये अपन देख चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कुल जिलों की अगर बात करें तो इसके अंदर जबलपुर, मंडला, कटनी, कौन कौन से जिले शामिल होंगे, धार, अलीराजपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल होगा, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल होगा। इसी टाइप से कुछ रायसेन का क्षेत्र शामिल होगा, कुछ देवास का निचला क्षेत्र इसके अंदर शामिल होगा। और आगे बढ़ते हैं
तो और आगे की अगर बात करोगे सर आप, तो होशंगाबाद वाला रीजन, जबलपुर वाला रीजन, नरसिंहपुर हो गया, कटनी हो गया, फिर उसके बाद आप देखोगे सीधी और सिंगरौली वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये अपनों ने जिलों के ऊपर डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ की जलवायु की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पाई जाती कौन सी, मानसूनी प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती। कौन सी, मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में क्या पड़ती है, साधारण ठंड देखने को मिलती है। गर्मी में अधिक गर्मी पड़ेगी और ठंड में क्या मिलेगी, साधारण ठंड देखने को मिलेगी। गर्मी में अधिक गर्मी क्यों पड़ती, क्योंकि लगभग ये कर्क रेखा की क्या है, बहुत नजदीक देखने को मिलेगी, और कर्क रेखा के बहुत नजदीक देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है 21 जून के आसपास जो है सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उसी कारण यहाँ गर्मी में जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण गर्मी में तो अधिक गर्मी पड़ती है, पर ठंड में जो है कंपेरिजन में ये थोड़ा समुद्र से पास भी है और कुछ निचला क्षेत्र भी है, तो ठंड में जो है कंपेरिजन में यहाँ पर कम ठंड देखने को मिलती है। तो ये अपन देख चुके हैं। यहाँ की अगर वर्षा की अगर मैं बात करूं, तो वर्षा बेसिकली यहाँ पर जो है 125 सेंटीमीटर के आसपास जो है यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। कितनी, 125 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। अगर बात करूं यहाँ वर्षा की, तो वर्षा लगभग कितनी, 125 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती। मिट्टी यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, तो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करेंगे पश्चिम सतपुड़ा में, ये पश्चिम किसमें, पश्चिमी नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में, तो यहाँ साधारण काली मिट्टी, मध्य नर्मदा घाटी में घेरी काली मिट्टी, और अगर बात करेंगे पूर्वी जो है कौन सी, पूर्वी नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र में आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इस टाइप से जो इसका डिवाइडेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पठार में बेसिकली आपको याद रखना है, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी देखने को मिलती। अगर यहाँ की नदियों की अगर बात करें, तो कौन सी, नाम से स्पष्ट है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, तो कौन सी नदियां होगी, नर्मदा नदी और सोन नदी। इसके अलावा कौन सी नदियां शामिल होगी, जो नर्मदा और सोन नदी की क्या होती है, सहायक नदियां होती है, तो वो सभी क्या होती है इसके अंतर्गत शामिल होगी। अगर यहाँ की वनस्पति की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो बेसिकली यहाँ पे सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। उसके अलावा तेंदू के वृक्ष, सलाई के वृक्ष, सेमल के वृक्ष, इस टाइप से जो है आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें फसल की, तो यहाँ वर्षा अच्छी होती है। इसके अलावा जो है क्या मिलता है, यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिल जाएगी, पानी भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है यहाँ गेहूं की पैदावार सर्वाधिक होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं जो होती है वो मध्य नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन से गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा, नरसिंहपुर के आसपास जो है चने का, विदिशा के आसपास चने का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जो है दालों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो दालों की खेती बेसिकली यहाँ देखने को मिलती है। कपास, सोयाबीन, गेहूं वगैरह, ये सब चावल, कपास वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर खनिज की अगर मैं बात करूँ, तो जबलपुर के आसपास क्या देखने को मिलेंगे आपको, जबलपुर में आपको संगमरमर, जैसे भेड़ाघाट वगैरह में संगमरमर देखने को मिलेंगे। सीधी और सिंगरौली में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती, तो कौन से खनिज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ खनिज देखने को मिलेंगे। कौन से अपने यहाँ खनिज मिलेंगे सर आपको, कोयला वगैरह देखने को मिलेगा। तो कौन सा, सफेद संगमरमर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट। टंगस्टन कहाँ पे, आगरगांव होशंगाबाद में टंगस्टन देखने को मिलेगा। चीनी मिट्टी जबलपुर में। सुरमा कहाँ मिलता है, जबलपुर में। इस टाइप के जो है खनिज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, सुरमा हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। उसके अलावा कौन सा हो जाएगा, संगमरमर वाला क्षेत्र हो जाएगा, संगमरमर, टंगस्टन, ठीक है। और कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, टंगस्टन हो जाएगा, अच्छा संगमरमर हो जाएगा। इसके अलावा जो है भेड़ाघाट के आसपास सफेद संगमरमर, कोयला हो गया, डोलोमाइट हो गया। इस टाइप की जो है यहाँ पर कौन कौन खनिज देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ के उद्योगों की अगर बात करें, तो उद्योग में कौन सा आ जाएंगे, यहाँ चूना पत्थर देखने को मिलेगा। तो सीमेंट उद्योग यहाँ पर कटनी के आसपास जो है सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा उद्योग आपको कटनी में ही देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की अगर सीमेंट राजधानी आपसे कोई पूछे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कटनी होना चाहिए। तो सीमेंट उद्योग कहाँ देखने को मिलेंगे, कटनी के आसपास आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेंगे। ठीक है। उद्योग की अगर बात करें, तो सीमेंट उद्योग कटनी में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना जबलपुर में, गन गैरेज फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ देखने को मिलेगा, होशंगाबाद में। इस टाइप की जो है आपको यहाँ बेसिकली क्या देखने को मिलते हैं, उद्योग देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ के पर्यटन की अगर बात करें, तो पर्यटन में कौन से हो जाएंगे, भेड़ाघाट का जो है जबलपुर के आसपास का जो 64 योगिनी मंदिर हो जाएगा, भेड़ाघाट हो जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा कौन से, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में हो जाएगा, हनुवंतिया टापू जो है, इंदिरा सागर जो है डैम हो जाएगा, ओंकारेश्वर डैम हो जाएगा, महेश्वर डैम हो जाएगा। इसके अलावा जो है नरसिंहपुर के जो घाट हो जाएंगे वो हो जाएंगे। ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं।
बड़वानी का जो है 52 गज है इसके अंदर शामिल होगा। तो ये सभी इसके अंदर जो है पर्यटन स्थल शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अगर यहाँ के पर्यटनों की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होगी? 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट जबलपुर, ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में, हनुवंतिया खंडवा में, महेश्वर खरगोन में और 52 गज बड़वानी में, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो इस प्रकार अपनों ने जो है एक एक करके जो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के सारे बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो है मध्य उच्च प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन लगभग एक ही लेक्चर में अपनों ने कंप्लीट कर लिया। इसके पांचों जो है विभाजन कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले अपनों ने मध्य भारत क्षेत्र देखा, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार पड़ा, फिर मालवा का पठार पड़ा, फिर रीवा पन्ना का पठार, फिर नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के ऊपर देख लिए। यहाँ से कौन कौन से सब जो है प्रश्नों की संभावना है उन्हीं के ऊपर भी अपनों ने डिस्कस कर लिया। ये वाला टॉपिक जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी की जो है नजरिए से बहुत काम का होने वाला है। यहाँ से जो है मेंस में और प्रीलिम्स में भी प्रश्न आपको बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो है पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। इसी के लिए जो है समय भी बहुत कम बचा है और इसी उद्देश्य से जो है कोडेश एकेडमी आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी बेस लाया है, जिसमें हम बेसिकली उन्हीं टॉपिकों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ से आपके जो 70 से 80 प्रश्न बनने की संभावना होती है। और लगभग आपकी जो एग्जाम में अगर 70 से 80 प्रश्न आपसे बन गए तो आपके जो है सिलेक्शन होने की चांसेस 100% हो जाएगी। इसी 100% की गारंटी को लेकर कोडेश एकेडमी आपके लिए जो एक जो बैच खुला है, ये बैच आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में जो है देखने को मिलेगी। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से आप जो है मैसेज करके या कॉल करके जो है पूरी बैच की जानकारी ले सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इन सभी के ऊपर आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अपना रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको जो है पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और जो है अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। समय कम बचा है, तैयारी ज्यादा करनी है, तो इसलिए जो उन टॉपिकों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जहां से हमेशा प्रश्न आते हैं। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश से जो है लगभग 38 से 40 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश को बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ना है, जो अपन पढ़ ही रहे हैं। और इसके अलावा जो है दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर भी मैं इसी टाइप से जो है पूरे एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ। हमारी पूरी फैकल्टी इसके लिए आपके लिए लगी हुई। बस आप जल्दी से जल्दी क्या लीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर रूप में आगे बढ़ाइए। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जिसमें हम जो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि इनमें भी बेसिकली वही कि इनके निर्माण कैसे हुआ, कितना क्षेत्रफल पर पाए जाते, कौन सी मिट्टी यहाँ पाई जाती, यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती, नदियाँ कौन सी पाई जाती, फसलें कौन सी होती, प्रमुख उद्योग यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, इन सभी के पर्यटन कौन कौन से होते हैं, इसका जो है कौन कौन से भौतिक विभाजन या उप विभाजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस टाइप से इनके भी सारे डायमेंशन के ऊपर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो कल वाले लेक्चर में अपन ये भी पढ़ लेंगे। उसके अलावा अपन जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, विंध्याचल, सतपुड़ा वगैरह, इनके जो कैसे विभाजन है, किस किस क्षेत्रफल में फैली हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अगर इनके ऊपर जो है कौन कौन से इनके उप विभाजन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से जिलों के अंतर्गत फैली हुई है, इन सभी के ऊपर भी अपन डिस्कस कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। विंध्याचल, सतपुड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती। तो कल वाला लेक्चर भी अपना बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप बस जुड़े रहिए कोडेश एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ, और जो है सब्सक्रिप्शन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो है कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे कॉल करके आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इसके अगले लेक्चर में। लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।